मिलकर करें दुआएं ईद के दिन कि बाकी रहे ना कोई भी गम ईद के दिन। हर आंगन में खुशियों भरा सूरज उतरे, चमकता रहे हर आंगन ईद के दिन। आमीन। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सच टीवी और मैं हूं सना फैसल। सबसे पहले मेरी पूरी टीम और सच इंतज़ामिया की जानिब से आपको दिल की अथाह गहराइयों से ईद की ढेरों मुबारकबाद। ईद का दिन खुशी का दिन, ईद का दिन खुशियाँ बांटने का दिन, ईद का दिन खुशियाँ मनाने का दिन। और अपनों के साथ जो ईद मनाने का मज़ा आता है ना, वो मैं आपको बता रही हूँ कि बाकी किसी भी दिन आप किसी से भी जाके मिल लें, आपको वो मज़ा नहीं आता जो ईद के दिन आता है। ईद के दिन मेहंदी का अपना मज़ा होता है, ईद के दिन शीर खोरमे का अपना मज़ा होता है, ईद के दिन अपनों से मिलने का क्या मज़ा होता है, वो हर बंदा समझ सकता है जो इस वक्त ईद मना रहा है। इस वक्त हम आपके साथ ईद मना रहे हैं और हमारे साथ बड़े खुसूसी मेहमान इस वक्त मौजूद हैं, जबकि हमें पता है कि कोविड-19 की वबा ने इस वक्त पूरी दुनिया का बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है। पूरी दुनिया में इस वक्त हलचल मचाई हुई है। कोविड-19 एक ऐसी वबा जिसके पास ना हथियार है, ना मिसाइल है और ना ही कोई ऐसी चीज़, लेकिन उसके बावजूद उसने पूरी दुनिया का नक्शा बदल दिया है। लेकिन चूँकि हम रमज़ान के 30 रोज़े रखते हैं और उसके बाद अल्लाह ताला हमें इनाम के तौर पर ईद की खुशियाँ नसीब करता है, तो इस ईद की खुशियों को मज़ीद उजागर करने के लिए, आपको खुश करने के लिए हमने आज जिन मेहमानान को मदऊ किया है वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आप अक्सर उन्हें टीवी पे भी देखते रहते हैं, अक्सर ड्रामास में भी देखते हैं, अक्सर टॉक शोज़ में भी देखते हैं। तो ये थोड़ा सा अभी सस्पेंस में रहने दूंगी कि आज हमारे साथ कौन से मेहमान हैं। एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं और आपका अपने मेहमानों से तारुफ। वेलकम बैक। अब जी वो घड़ी आ गई है, वो टाइम आ गया है कि ईद की खुशियाँ मज़ीद दोबारा की जाएं और अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा जाए। हमारे साथ इस वक्त डिफरेंट फील्ड से डिफरेंट किस्म के लोग मौजूद हैं और अपनी अपनी फील्ड में एक नुमाया मकाम रखते हैं। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से हमारे साथ मौजूद हैं पुलिस डिपार्टमेंट सिंध से एडिशनल IG CTD जमील अहमद साहब, बहुत शुक्रिया। अच्छा, हमारे साथ मौजूद हैं तहरीक इंसाफ से शाजिया जाफरानी। हमारे साथ जो तीसरी गेस्ट मौजूद हैं मिशाल अली। अभी चूँकि न्यू कमरे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि अपनी अदाकारी के फ़न से जल्द ही अपना लोहा मनवा लेंगी। ईद मुबारक मिशाल। ईद मुबारक। कैसी आपको हैं भी बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। यस, आई एम गुड। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इतने जो बिज़ी आपका स्केड्यूल है उसमें से टाइम आपने ईद के दिन हमारे लिए निकाला, उसके लिए सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया। ये बताएं, जो हमारी पब्लिक है वो ये जानना चाहती है आप लोग ईद कैसे मनाते हैं? हमें ज़्यादा खुशी इस बात की होती है कि ये दिन बग़ैर किसी अनडिज़ायरेबल इंसिडेंट के गुज़रे और लोग खुश रहें, सिक्योर रहें और जिस तरह वो इस ईद को मनाना चाहते हैं तमाम के साथ, वो इस तरह मनाएं। चाहे ईद की नमाज़ हो या उसके बाद जो एंटरटेनमेंट की जगह हैं जहाँ लोग फैमिलीज़ के साथ जाते हैं, वहाँ पर सिक्योरिटी की एम्पल अरेंजमेंट और ये इंश्योर करना कि कहीं कुछ गलत ना हो जिससे लोग अपसेट हों। तो इसी में हमारी खुशी होती है और इसी तरह हमारी ईद गुजर जाती है। एंड वी आर हैप्पी विद दैट। सही। अच्छा शाजिया, चूँकि आपको पता है कोविड-19 ये जो वबा है जिसने पूरी दुनिया का इस वक्त नक्शा चेंज किया हुआ है, इसके साथ होते हुए एक फेस्टिवल हमारा कैसे देखती हैं आप? क्योंकि हमें एहतियात भी करनी है और ईद तो वैसे ही आपको सेफ्टी मेजर्स तो ज़रूरी है। और देखिए, ये वैसे भी हम अगर देखें तो ये नॉट ओनली दिस ईद, ये हमारा रमज़ान भी सारी जितने हमने आज तक रमज़ान देखे उससे बहुत डिफरेंट था। वरना हम देखते थे कि भाई रात को हल्ला गुल्ला हो रहा है, रौनक है इफ्तार के बाद, और यूजुअली हम लोग शॉपिंग भी उसी टाइम में करते हैं, तरावियाँ। अब तो बस ये है कि ना, जब गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है स्टे होम स्टे सेफ, तो इसका मतलब यही है कि हमने अगर अगली ईद तक ठीक ठाक रहना है तो इस ईद पे हमें थोड़ी सी कुर्बानी देनी होगी, मेल जोल में कमी लानी होगी। और ये है कि देखें, अब हमें कोऑर्डिनेट करने के लिए हम वैसे यूजुअली आजकल मैंने भी अपना ये स्केड्यूल बना लिया है कि भाई चाहे फ्रेंड्स से हम जूम पे बात कर सकते हैं, हम वीडियो लिंक पे उनसे खैर खैरियत पूछ सकते हैं। यानी कि वो ये जो कॉन्सेप्ट है सोशल डिस्टेंसिंग, ये नहीं है, फिजिकल डिस्टेंसिंग है। हाँ, बेसिकली सोशल डिस्टेंस नहीं है, बल्कि आई फेल्ट दिस थिंग कि घर में रह के सब अपनी फैमिली से बहुत करीब हो गए। अब ये है कि नॉर्मली ये होता था कि भाई हम तो पॉलिटिक्स में हैं तो हम ईद मनाई घर में,
और फिर शाम में हमारा ये कारकुनों के साथ मिलना जुलना ये सब होता था। तो बट असॉट डिफरेंट है, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करेगा तो हम और ईदें आएंगी और हमारा सब कुछ हल्ला गुल्ला होता रहेगा। बट प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा गवर्नमेंट जो बोल रही है उसको थोड़ा सा हम ऑन अ सीरियस नोट इसको ओबे करें। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मिसाल ये बताएं, पिछली सारी ईदें और ये ईद क्या फ़र्क क्या है? बिल्कुल डिफरेंस है। पिछली ईदें और ये जो इस दफ़ा ईद आई है ये बिल्कुल चेंज है। मतलब ऐसा तो हमने कभी भी नहीं सोचा था कि इस तरह की प्रॉब्लम्स या इस तरह की चीज़ें जो है हमें फेस करनी पड़ेंगी। लेकिन ये ज़ाहिर सी बात है, एक तरह से अल्लाह ताला की तरफ से एक आजमाइश है, जिससे अल्लाह अपने अगर बंदे को आजमाइश में डालता है तो उसे वो उससे मतलब निजात भी देता है और हम बिल्कुल इस परेशानी से निकल जाएंगे। बस एतमाद रखना है ख़ुद पे। और मतलब जो गवर्नमेंट के मतलब ऑडियंस स्पेशली जो लोग देख रहे हैं उनके लिए मैं कहना चाहूँगी कि जितनी भी गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शंस दी हैं प्लीज़ उसे फॉलो कीजिए। स्टे सेफ, स्टे होम। अपनी जितनी भी आप सारी चीज़ें, मिलना, लोगों से मिलना, शॉपिंग्स करना और अपनी जितनी भी चीज़ें एंजॉयमेंट करना चाहते हैं वो तो ज़िंदगी के साथ इंशाल्लाह ज़िंदगी रहेगी। हम सब हमारी सबकी इंशाल्लाह लंबी उम्रें हैं और हम सेहतमंद भी रहेंगे। लेकिन सबसे ज़रूरी है कि इस वक्त एहतियात करें और गवर्नमेंट के जितनी इंस्ट्रक्शन से फॉलो करें। जमीला साहब, एहतियात इलाज से बेहतर है, ये मुहावरा हमने कई दफ़ा सुना है। तो आपको क्या लगा, मतलब अभी ये जो हमने देखा कि जिस तरीके से शॉपिंग सेंटर्स वगैरह खुले, एक महदूद टाइम था लेकिन उसके बावजूद जिस तरह क्राउडेड थे लोग, आपको लग रहा है वाकई एहतियात कर रहे हैं? या आज ईद का दिन जैसे हमने देखा, नमाज की मिसाल है और डिफरेंट चीज़ें हैं, लोग एक दूसरे से मिलने जा रहे हैं, क्या एहतियात कर रहे हैं? आपने बिल्कुल सही कहा, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। और ख़ास तौर पे एक ऐसी वायरल डिज़ीज़, एक ऐसी पैंडेमिक के हवाले से कि जिसका कोई डेफिनेट इलाज भी नहीं है, जिसकी अभी तक वैक्सीन भी डेवलप नहीं हुई और ये भी नहीं पता कि कब तक डेवलप होगी और क्या वाकई कोई इफ़ेक्टिव वैक्सीन इंसान बना भी पाएगा या नहीं। बिल्कुल। तो इस हवाले से इसको बहुत सीरियसली लेने की ज़रूरत है। जो एटीट्यूड मैंने देखा है कराची में शॉपिंग के दौरान आखिरी 10 दिनों में कराची में, तो जनरली पीपल हैड थ्रोन कॉशन टू द विंड और वो बिल्कुल एहतियात नहीं कर रहे थे। बहुत से लोग विदाउट मास्क थे, एक जगह पर जैम पैक थे, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं थी। 6 फीट तो क्या, बाज़ जगह पे 1 फुट भी नहीं था। और यूँ लग रहा था कि जैसे लोगों को यकीन नहीं कि दुनिया में कोरोना पैंडेमिक है। और वैसे भी बहुत से लोगों से बात होती है, बहुत से लोग अपने सस्पिशंस का इजहार करते हैं। वो कहते हैं कि शायद ये कोई स्टंट है, कोई फेक चीज़ है, ड्रामा है, कोई कॉन्स्पिरेसी है। अब आई डोंट नो किस तरह आम आदमी को समझाया जा सकता है। मीडिया बता के पागल हो गया है, अथॉरिटीज़ कह के थक गई हैं और सोशल मीडिया पे इसके हवाले से इतना कुछ आ रहा है, लेकिन हमारे बहुत सारे भोले पाकिस्तानी वो अभी तक इस पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं है कोई डिज़ीज़ है। या कुछ लोगों का ये ख्याल है कि पता नहीं, हम पाकिस्तानी बहुत स्ट्रॉन्ग है, हमारा इम्यून सिस्टम बड़ा स्ट्रॉन्ग है और हमें ये छोटे मोटे वायरस कुछ नहीं कह सकते। बट आई टेल यू इट्स अ वेरी डेंजरस वायरस और इसका कोई इलाज भी नहीं है और हमें मुकम्मल एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए। ईद पे भी बाज़ जगहों पे मस्जिदों में जो रिक्वायर्ड था कि एक आदमी दूसरे से 6 फुट के फासले पे खड़ा हो, उसकी भी बाज़ जगह पे वायलेशन होती नज़र आई है। और नमाज के ख़त्म होने के बाद कुछ लोगों ने गले मिलने से इज्तनाब किया है, लेकिन कुछ लोग गले भी मिल रहे थे। अच्छा, जिन्होंने इज्तनाब किया फिर उन्हें तनकीद का भी सामना करना पड़ता है कि ये क्या बात हुई, मतलब एक फेस्टिवल है उसमें, मतलब ईद कैसे मिली जाती है जिस तरह मिली जाती है, अगर उस तरह ना मिले, अगर आप मना कर दें तो वो सामने से आपने देखा नाराज़गी का इज़हार होता है कि ये दकियानूसी ख्यालात हैं और ऐसा कुछ नहीं होता, यूँ नहीं होता, ये भी देखा गया। नहीं, ये बिल्कुल दकियानूसी ख्यालात नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, एक साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है। अनफॉर्चुनेटली हमारी जो सोसाइटी है ना वो इमोशन ड्रिवन है। exactly. और वो एक पुरानी सोच की जनरली हामिल है। हमने अभी तक साइंटिफिक सोच को, अप्रोच को एम्ब्रेस नहीं किया। दुनिया के बाकी तमाम मुल्क जो फर्स्ट वर्ल्ड है वो हर ऐसे इशू का, ख़ासतौर पर मेडिकल इशू का साइंटिफिकली एनालिसिस करते हैं और जो एक्सपर्ट्स उस हवाले से एडवाइस करते हैं उसको निस्बतन बहुत सीरियसली लेते हैं। और हमने देखा है बिकॉज कोरोना पाकिस्तान में यूरोप से कोई 4 हफ्ते बाद और अमेरिका से कोई 5 हफ्ते बाद शुरू हुआ है। तो हम देखते रहे कि चाइना में क्या हुआ, यूरोप में क्या हुआ और फिर यूएसए में क्या हो रहा है। exactly. तो
अगर आप समझना चाहते हैं, अगर आप अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो कोई मुश्किल नहीं है। इट्स अ वेरी डेंजरस डिसीज़, इट्स अ लीथल डिजीज़, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन लोग जो है वो चांस लेते हैं। शायद लोग ये समझते हैं कि इसमें से 100 में से 2 या 3 लोग ही अल्लाह को प्यारे होते हैं और वो उन 97% में ही हैं Exactly. जिन्हें कुछ नहीं होगा। बट हु नोज, नोबडी नोज कि किसके साथ ये वायरस क्या ट्रीट करे और किसका इम्यून सिस्टम या डिफेंस सिस्टम कितना स्ट्रांग है। कितना strong। तो आई टेल यू इट्स नॉट वर्थ टेकिंग एनी चांस। तो इस हवाले से अब तो लोगों के कान भी पक गए होंगे सुन सुन के कि बिल्कुल। क्या क्या करना है, हाथ नहीं मिलाना, हाथ बार बार धोना धोना है, है। सैनिटाइजर यूज करना है और सोशल मास्क का डिस्टेंसिंग इस्तेमाल करनी करना है, है, मास्क का नाक इस्तेमाल को- सबसे को अहम है, हाथ नहीं लगाना। खासतौर पे बाहर जाते हुए। लेकिन शॉपिंग के दौरान भी बहुत से लोगों ने मास्क नहीं पहने हुए थे। हमने सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस की मदद से बहुत से जो मशहूर शॉपिंग एरियाज थे वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट भी कराए हैं। लेकिन एक्चुअली बंदे को घर से पहन के आना चाहिए। बाजार तक पहुँचते और मतलूबा दुकान तक पहुँचते पता नहीं वो किस किस के करीब से गुजरता है। बिल्कुल, कौन कैरियर हो किसी को कुछ पता नहीं। नोबडी नोज। बिल्कुल। अच्छा, हमारे साथ जो है वो उरूज काज़मी मौजूद हैं, जिन्होंने मॉडलिंग और एक्टिंग से अपने करियर का आगाज़ किया, फिर कुछ अरसे का ब्रेक लिया और उसके बाद दोबारा वापस आई है। आज ईद के दिन हमने इन्हें डिस्टर्ब किया और कहा है कि ईद हमारे साथ मनाएं। कैसी हैं उरूज? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप बताएं कैसी हैं? ईद मुबारक सबको पहले तो मेरी तरफ से। और मानती हूँ कि ये ईद वैसी नहीं है, लेकिन ईद तो ईद होती है, इसको मनाना वैसे ही चाहिए, क्योंकि हम लोग वैसे सेलिब्रेशंस कर रहे होते हैं नॉर्मल डेज़ में। तो जब अल्लाह पाक ने हमें एक दिन अता किया है तो उसको उसी दिल से, बेशक पे सोशल डिस्टेंस रखें, सारी चीज़ें रखें, लेकिन अपने अपने घरों में रहकर भी आप सेलिब्रेट कर सकते हैं। क्योंकि खुशी के लिए कोई लाजमी नहीं है कि आप लोगों के पास बहुत हजूम हो तो ही खुशी है। खुशी का मतलब है कि आप दिल से खुश हो और दूसरों को खुशियाँ बांटें। सही। तो आपने उरूज कैसे ईद मनाई आज? मैंने घर में तो रहकर? मेरी वैसे तो ईद सारा दिन यूजुअली घर में फैमिली के साथ गुजरती है, अक्सर तो सोकर भी गुजरती है या फिर आप लोगों की तरह शोज़ में ही गुजरती है। लेकिन शाम में ये होता था पहले कि सब गेस्ट आ जाते थे, कज़न्स आ जाती थी, हम लोग मूवीज़ पे निकल जाते थे, मूवीज़ देखते थे। लेकिन इस साल तो कुछ ऐसा है ही नहीं। बट फिर भी हम लोग घर में खाना बनाते हैं, कुछ वीडियो कॉल्स हो जाती हैं, कुछ फैमिली मेरी आउट ऑफ कंट्री होती है तो हम लोग वीडियोस पे बात कर लेते हैं। इस साल तो मैंने खैर इसी तरह ही ईद मनाई है और आप लोगों ने इनवाइट कर दिया तो ईद का मज़ा दुबाला हो गया। बिल्कुल सही। अच्छा शाज़िया, आप कैसे ईद मनाती हैं? क्योंकि नॉर्मली जो है ना लोग देखना चाहते हैं आपको। वैसे तो एक पार्टी कारकुन के हिसाब से तो लोगों ने देखा है टीवी पे मुख्तलिफ अंदाज में बात करते हुए, लेकिन एक जो आपकी जो दूसरी साइड है जो लोगों से छुपी हुई है, थोड़ा सा उस हवाले से बताएं। देखिए एक्चुअली जैसे आई बिलोंग टू अ मेमन फैमिली, ठीक है, और हम लोग जॉइंट फैमिली, वैसे भी हम कस्टम्स और ट्रेडिशंस को बहुत फॉलो करते हैं। तो हमारे यहाँ तो भाई फिर सारे लोग जमा होके, मैं नॉर्मल ईद की बात कर रही हूँ, सारे फिर हल्ला गुल्ला है, फिर सब ने मिल के खाना पकाना है, एक ने ये पकाया एक ने वो, तो उसमें बड़ी माशाल्लाह रौनक रहती है। अभी भी इतने उसके एज ही सेड के प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर, लेकिन उसके बाद भी ना थोड़ा थोड़ा, अब ऑब्वियसली अगर जॉइंट फैमिली है तो उसमें बच्चे भी एक दूसरे से दूर रहने में ज़रा सा उनको मुश्किल होती है। तो फिर हम लोग बड़े धूमधाम होती है, स्पेशली हमारे यहाँ पकवान पकते हैं, फिर दूसरे दिन हमारे यहाँ पूरी पार्टी होती है, तो पूरी फैमिली इनवाइटेड होती है। हाँ सारे तो, लेकिन इस बार ये सब अब मिसिंग फैक्टर की तरह लग रहा है। बट ये है कि देखें, अगर वाकई में ये सही है कि अगर हम खुशी मनाना चाहें तो बगैर हुजूम के भी मना सकते हैं। और सीरियसली अगर हम देखें, पता है क्या, सीरियसली इस ईद में हम उनको शामिल करें, बिकॉज द पुअर्स दे रिलाई ऑन द चैरिटी ऑफ देयर फेलो बीइंग्स। स्पेशली अभी ये है कि देखें, अगर हम इस ईद पे कपड़े ना बनाएं, अगर चले कोई भी वजह है बाज़ार ना जा पाए या जो भी, लेकिन अगर हम अपने से थोड़े जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं उनके लिए हम राशन का बंदोबस्त कर दें। और मैं आपको बताऊं, आई बिलोंग टू PTI, ठीक है, PTI के ईच एंड एवरी MPA और MP MNA ने अपने सेल्फ हेल्प के तहत, ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट के पैसे, सेल्फ हेल्प के तहत इन्होंने राशन की तकसीम, कपड़ों की तकसीम अपने एक से एक बढ़कर की है। मैं ख़ुद उसमें शामिल रही हूँ, मेरी ख़ुद कल एक और राशन डिस्ट्रीब्यूशन होगी ईद के हवाले से। तो क्योंकि देखिए, अब पहले ये होता था कि भाई रमज़ान में हम अपना कोशिश करते थे सबकी हेल्प करना, अब ये हो गया है कि अब वी डोंट नो कि इस पेंडेमिक, इस सिचुएशन के साथ हमें कब तक रहना है,
क्योंकि हमें खान साहब ने भी कहा है कि इटली में जैसे उनके वज़ीर आज़म ने भी कह दिया कि भाई हमें नहीं पता कि इस कोविड-19 के साथ हमें कब तक रहना है, तो हमें फिर उसके हिसाब से मेजर्स करने हैं। और जब ये ख़त्म भी हो जाएगी ये कोरोना इंशाअल्लाह ताला, उसके बाद भी इन्वायरमेंट में कुछ इन्फेक्शंस और ऐसे रहेंगे कि उसके बाद भी हमें वी हैव टू बी केयरफुल, हमें थोड़ा सा इन मेजर्स को थोड़ा टाइम अपनाना पड़ेगा। तो फिर इंशाल्लाह अगली ईद पे तो सब फाइन हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा मिसाल, आप बताएं, चूड़ी या मेहंदी, ईद पे क्या चीज़ ज़रूरी है? मेहंदी, मेरे लिए तो मेहंदी, क्योंकि आई लाइक है ना, मतलब मेहंदी मेरी फेवरेट है। मतलब वैसे तो मैं लगाती हूँ, लेकिन इस दफ़ा तो ऑब्वियसली ड्यू टू रीज़न इस तरह की सिचुएशन थी कि नहीं लगी हुई, लेकिन वैसे मेरी फेवरेट मेहंदी है। चूड़ियाँ भी हैं, बैंगल्स हैं, फिर वो डिफरेंट चूड़ियाँ मैं उस तरह से ले लेती हूँ कि बैंगल्स ले लिए, कुछ डिफरेंट तरह के अलग अलग जो है, मतलब कुछ कलाई बंच टाइप की लाइट सी वो ले ली, फिर उस तरह चूड़ियाँ उस फॉर्म में ले लेती हूँ। वैसे बेस्ट मेहंदी है मेरी। अच्छा, ईदी सबसे पहले किससे मिलती है और सबसे ज़्यादा किससे मिलती है? सबसे ज़्यादा तो फादर, ऑब्वियसली फादर, फिर सेकंड नंबर पे मतलब स्टेप जो है मेरी कज़न है, स्टेप कज़न है, वो देती है। मतलब बहुत सबसे जो बिगेस्ट ईदी मुझे मिलती है फैमिली में। हाँ, फैमिली में जो वैसे तो फ्रेंड्स में और सब जगह फिर डिनर चल रहे होते हैं, लेकिन जो ईदी है वो फादर देन जो है फिर स्टेप कज़न्स मेरी, मतलब एक दूसरे को भी मुझे भी देनी पड़ती है, ये नहीं है कि सिर्फ वो देती हैं, उन्होंने दी उससे डबल मुझे भी देनी पड़ती है। तो ये चीज़ है कि ईदी तो फ्रेंड्स में ही ज़्यादातर मिलती है, और फैमिली कंजूस होती है हमेशा ईदी के मामले में। सिर्फ फादर हैं जो जिनसे अच्छी मिलती है, फिर मैं भी उसी तरह करती हूँ। चाची जिस तरह की मुझे ईदी मिलती है सेम टू सेम मैं भी अपने जो कज़न से छोटे छोटे उन्हें भी इसी तरह देती हूँ, लेकिन देनी मुझे भी पड़ती है। अच्छा, आप बताएं जमीला साहब कि आप ईदी, जो कि आप ज़्यादातर तो ईदी बांटते होंगे, तो क्या मतलब एक होता है ना, जैसे अम्मी की तरफ से ईदी मिले, अब्बू की तरफ से ईदी मिले, उस ईदी की एक अपनी बात होती है, ऐसा दिल चाहता है बस उसको संभाल के रख दो। तो कौन सी ऐसी ईदी थी जो आपने सोचा मैं ऐसे खर्च नहीं करूँगा, बस यादगार के तौर पर रखूँगा? ईदी ईद के दिन की मेन फीचर है, सबसे बड़ी फीचर है, और ईदी होती इसीलिए है कि उसको स्पेंड किया जाए, मज़े के खाने खाए जाएं, जंक फूड भी खाया जाए, ड्रिंक्स पिए जाएं, स्मूदीज़ पिए जाएं। और मेरा ख्याल है कि उसको आपको, चूँकि 3 दिन की ईद होती है, पहले दिन खर्च नहीं कर लेना चाहिए, दूसरे और तीसरे दिन के लिए भी बचा लेना चाहिए। बट आई डोंट बिलीव इन कीपिंग ईदी। अच्छा, यानी आपको जितनी भी ईदी मिली है आपने खर्च की है। तो अच्छा, अभी ये जो फेज़ है आप मुझे बताएं, ज़्यादा ईदी कलेक्ट होती है, ईदी बढ़ती है? नहीं, अब तो डेफिनेटली देनी ज़्यादा पड़ती है। माय मदर इन लॉ शी गिव्स मी ईदी। बाकी तो ये है कि बच्चों को ईदी देते हैं और इसमें ज़्यादा मज़ा आता है। इसी तरह जो कज़न्स के बच्चे हैं, बहन भाइयों के बच्चे हैं, उनको भी ईदी देने का बड़ा मज़ा आता है। और जितना बच्चा छोटा होता है ना, उतना ज़्यादा मज़ा आता है, वो उतना ज़्यादा एक्साइटेड होता है और वो अपने ट्रू फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, बॉडी लैंग्वेज से भी और कह के भी। और उनके चेहरे पे जो एक्साइटमेंट होती है, जो खुशी होती है, जो एक ग्लो होता है, उसको देख के उस ईदी के पैसे पूरे हो जाते हैं। अच्छा, छोटे बच्चे मैंने देखा ज़्यादा जल्दी बेवकूफ़ भी बन जाते हैं। आप उनको एक नोट, बड़े नोट की जगह 3-4 छोटे छोटे नोट दे दो तो वो समझते हैं ये ईदी ज़्यादा है। ऐसा आपने किया है क्या? यू आर वेरी स्मार्ट। ये आपने हमें एक नई टेक्निक बता दी है। आपने कहा ना छोटे बच्चे ज़्यादा मजा आता है। मेरा ख्याल है 5 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ ये तरीका इस्तेमाल किया जा सकता है टू सेव मनी। लेकिन मेरा ख्याल 5 साल से जो बड़े हैं उनको पता होता है किस नोट की कितनी वैल्यू है। और बच्चे तो आपको पता है सच्चे होते हैं, वो वापस भी कर देते हैं कि दिस इज नॉट इनफ जी, तो बड़ा नोट दो। तो इसलिए बच्चा देख के उसके हिसाब से और फिर आपको थोड़ा वो करनी पड़ती है जस्टिस भी, कि अगर बच्चे देख रहे हैं कि इसको क्या मिल रहा है तो आपको थोड़ा वो इक्वालिटी भी रखनी पड़ती है। सही, ऐसी तकरार होती है घर में, भाई उसको ज़्यादा ईदी दे दी और मुझे कम दे दी। नहीं भाई नहीं, मतलब ज़बरदस्ती, भाई गुंडा टैक्स की तरह ईदी लेनी है। छोटा बेटा है ना, वो यू आर राइट कि वो बेचारा मान जाता है। अच्छा, मॉम गिव्स मी 5 नोट्स, भले वो 100 के नोट एग्जैक्टली। और फिर लेकिन वो देखता है कि भाई बड़ी बहनें तो ज़्यादा स्पेंड कर रही हैं ये, तो फिर मैं क्या कहती हूँ, मैं कहती हूँ कि भाई बिल्कुल जिसको देनी है इक्वल दो। माशाल्लाह है 5 किड्स। तो मैं कहती हूँ कि फिर जिसको देनी है इक्वल दो, फिर वो बड़ों से फिर वो छोटे वो द फील्स ना। तो ये वैसे ईद ही स्पेशल फीचर है, इस राइट के स्पेशल फीचर है ईद के दिन का। लेकिन ये है कि अब चले, अब ईदी तो हम भिजवा भी सकते हैं, ऐसा नहीं है कि भाई सोशल डिस्टेंस है तो हम अगर
वो के हम अपने घर किसी को नहीं बुला रहे, तो ईदी तो हम भिजवा सकते हैं। सही। अच्छा, मेरे साथ नॉर्मली ये होता था कि मैं जब अपने बड़ों से ईदी लेती थी ना, तो मेरा ये होता था मेरे वहाँ जाना है तो फिर मुझे ईदी मिलेगी, यानी मिस हो गई, ताया चले गए या चाचा चले गए तो भाई वो कब आएंगे, जल्दी से जो है वो ईदी मिलेगी। तो आपके साथ ऐसा क्या होता है मिशाल? मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसी है, लेकिन मतलब ऐसा नहीं है कि जाना है तो ईदी मिलेगी, कोई आया तो अब अगर मतलब लोग तो फिर अवॉइड ये करते हैं कि हम चले जाएं, बेटर है कि हम चले जाएं, लेकिन फिर ये है कि वो तो खैर ईद पे तो त्यौहार ही ऐसा है कि ईदी देनी भी पड़ती है, लेनी भी पड़ती है। तो ऑब्वियसली मैं जाऊंगी तो फिर मुझे भी देनी पड़ेगी, लेकिन मोस्टली फ्रेंड्स फर्स्ट डे तो ये है कि कज़न्स वगैरह रिलेटिव्स आ जाते हैं तो उन लोगों को ईदी देनी पड़ती है। फिर सेकंड डे जो है मेरी हम लोगों की बारी होती है, मुझे जाना पड़ता है, तो वो सब बच्चों को, जितने छोटे सिस्टर्स हैं अब उन सबको फिर मुझे देनी पड़ती है। सही है। उरूज, आप मुझे बताएं कि ईद के दिन क्या दिल चाहता है, सुबह उठते ही सबसे पहला काम क्या होता है? एक्चुअली सबसे पहले तो घर से ईदी नहीं मिलती अगर तैयार ना हो। मामा कहती है तैयार हो क्या होगी तो ईदी मिलेगी, और मैं ईद के तीनों दिन ईदी वसूल करती हूँ अपनी मम्मा से। ईद के तीनों दिन ज़बरदस्त। आज पहला दिन है, सेकंड डे है, थर्ड डे, यानी कि मैं तीनों दिन ईद मनाती हूँ और तीनों दिन ईदी वसूल करती हूँ। ऐसा नहीं है, मैं चाचू से भी लेती हूँ, बच्चों को देनी भी पड़ जाती है, लेकिन मेरा ज़्यादा होता है कि यार ईदी मिल जाए कहीं से। और ईद के दिन खाने बन रहे होते हैं मज़े मज़े के, बिकॉज हम लोगों ने पूरा मंथ रमज़ान में रोज़े रखे होते हैं। तो आप कुछ बनाती हैं, कुकिंग करती हैं? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बनाना आता है खाने में। नहीं, आज क्या बनाया आपने? आज मैंने बनाया था पुलाव, चिकन पुलाव, और साथ में अम्मी ने बनाई थी मटन कढ़ाई। सही जी। तो वैसे जो है कुकिंग मैं बहुत कम करती हूँ, आती है लेकिन मूडी, बहुत ज़्यादा मूडी हूँ तो सम टाइम कुकिंग करती हूँ, और खाना बहुत पसंद आता है मेरी फैमिली को, ऐसा नहीं है कि खाना अच्छा नहीं बनाती। और बस ईद का दिन है तो उसको अच्छे तरीके से गुजारना चाहिए। अब तो सोशल डिस्टेंस है तो मुझे लगता है कि अपने प्यारों को भूलना नहीं चाहिए, कॉल्स करनी चाहिए, फ़ोन पे बात करना चाहिए, कीप इन टच रहना चाहिए सबके साथ, और सबका ख्याल करते हुए। आई हैव नोटिस वन थिंग कि जब से ये कोविड-19 की वजह से सब घर में रहने लगे हैं तो हमारे बड़े बूढ़े बड़े खुश रहने लगे, क्योंकि बुजुर्गों को हम ज़्यादा टाइम दे पा रहे हैं। वरना ये है कि भाई हम अपनी सोशल लाइफ में या थोड़ा सा घरेलू लाइफ में कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने पेरेंट्स को वो टाइम नहीं दे पाते थे। That's true. तो अब है ना, हमारे पेरेंट्स, हमारे फादर इन लॉ मेरे हैं तो ही इज़ टू हैप्पी, भाई बैठ के हमने बातें करनी होती है। वैसे भी मैं अपने फादर इन लॉ से बहुत क्लोज हूँ, फिर वो सारी बातें जमा होंगी, फिर हम जब रमज़ान में तो होता था तरावी के बाद, फिर मैं उनके पास बैठ के ना 1 घंटे तक गप्पे लड़ाती रहती थी ये वो। तो मैंने कहा, मैं आई रियलाइज़ वन थिंग कि जब मैं नॉर्मली मेरी सोशल लाइफ जो है तो उसमें मेरे पेरेंट्स और मेरे फादर इन लॉ को मैं इतना टाइम नहीं दे पाती थी, तो इसलिए कोरोना कहीं से हमें फ़ायदा भी दे रहा है। सही। अच्छा, लेकिन आप तो चलें टाइम दे रही हैं ना अपने घर वालों को, लेकिन अक्सर मेरी जितनी भी माओं से मुलाकात हुई है, बात हुई है, फैमिली की जितनी ख़वातीन हैं वो छोटे बच्चों से बड़ी परेशान हो गई हैं। वो कह रही हैं कि जल्दी से स्कूल खुले, बच्चे स्कूल जाएं, वरना वी शुड एंजॉय छोटे बच्चों के साथ। तो मैं तो क्या करती हूँ, चलो वो कलरिंग कर लो बेटा, अच्छा अभी होमवर्क करना है तो मैं उनके साथ न्यूज़पेपर लेके पहले मैं खुद एक आर्टिकल रीड करती हूँ, क्योंकि बच्चे पता है वो देखते हैं, वो सुनते नहीं है। तो मैं फिर खुद एक आर्टिकल रीड करूँगी तो फिर हाँ मॉम, फिर मैं अंडरलाइन करूँगी कि बेटा ना ये डिफ़िकल्ट वर्ड है, फिर वो खुद ही, फिर मैंने देखा है वो दूसरा आर्टिकल, आई रीड 2 आर्टिकल्स, मैंने कहा दैट्स गुड। तो इस तरह बच्चे वैसे ये है कि ऑब्वियसली हर हाउसवाइफ पे, हर उस पर ना बर्डन तो आ गया है, बिकॉज पहले हम कभी डिलीवरी करवा लेते थे, कभी ये, अब तो ये है कि भाई पकाओ, फिर ये, फिर घर मेड्स भी ऑब्वियसली 90% छुट्टी पर है, ड्राइवर छुट्टी पर है, पहले ड्राइव करो, फिर सारा मेड्स का काम करो, फिर बच्चे। लेकिन मैं अपने बच्चों को इन्वॉल्व रखती हूँ, चाहे मैं उनकी एक्टिविटीज़ हो, चाहे मैं किचन में भी होती हूँ ना। मेरी बेटी शी इज़ 10 years old, तो वो कहती है मॉम है ना, शुड आई मेक केक? फिर मैंने कहा ओ माय गॉड, इतना मेस करेगी। Exactly. बट आई लेट हर डू। मैंने कहा एक दफ़ा मेस करेगी, फिर जब तक मैं अपनी हांडियाँ पकाती हूँ तब तक उसका जैसा तैसा केक, जिसमें 80% मेरी एफर्ट होती है, फिर वो दादा के पास जाएगी, अरे देखिए दादा मैंने इतना अच्छा केक बनाया। तो फिर ऐसे बच्चों को थोड़ा सा इंकरेजमेंट भी मिलती है। तो मैं यही फोकस करती हूँ कि बच्चों के साथ मैं इन्वॉल्व रहूँ, चाहे उनकी एक्टिविटीज़ हों चाहे मेरी हो। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की। आपने ये कहा कि बच्चे वो करते हैं जो वो देखते हैं, यानी कि जो माएँ कर रही हैं, जो उनके बड़े कर रहे हैं, बच्चे वही करते हैं, बनिस्बत इसके कि माएँ मोबाइल पे लगी हों या और ख़ुद बच्चों को बोल रही हो तुम ये कर लो, तुम ये कर लो, तो बच्चे सुनेंगे नहीं। अच्छा, अभी हम पूछेंगे
जमील अहमद साहब से, चूँकि उनकी फैमिली लाहौर में होती है, तो उन्होंने इस वबा के दौरान किस तरह से कुकिंग की, किचन में किस तरह से खाना पकाया और क्या कुछ किया। लेकिन इस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। एक बार फिर ईद की खुसूसी नशरियात में खुशामदीद। कैमरा ऑफ था तब भी बड़े मज़े की गुफ्तगू हो रही थी, कैमरा ऑन था तब भी बड़े मज़े की चिटचट हो रही थी। और सवाल मैं छोड़ के गई थी कि आपने सच सच बताना है कि आपने किचन में कुकिंग की है। देखिए, पुलिस के जॉब का एक ये फ़ायदा होता है कि कुक ज़रूर मिल जाता है, कुक या ऑर्डरली। और नॉर्मली चूँकि एक डिसिप्लिन डिपार्टमेंट है तो वो छुट्टी भी नहीं लेते। उनको पता होता है कि साहब अकेला है, अगर हम नहीं होंगे तो इनको प्रॉब्लम्स होंगे। हाँ, अगर देर सवेर हो जाए तो फिर चाय खुद बना लेते हैं या कोई अंडा खुद फ्राई कर लेते हैं, टोस्टर में टोस्ट गर्म कर लेते हैं। वैसे यूएन मिशन में जब मैं था अफ्रीका में, तो वहाँ पे कोई सर्वेंट्स वगैरह नहीं होते थे। तो वहाँ हम सब लोग 4-5 पाकिस्तानी, कुछ नेपाली थे, तो एक घर में रहते थे। तो वहाँ फिर हम बारी बारी कुकिंग करते थे। तो कौन कौन सी डिश जो है वो आपने ट्राई की है अंडा और चाय के अलावा? वहाँ पर नॉर्मली हम राइस बॉयल कर लेते थे, कोई साथ करी बना लेते थे, कोई वेजिटेबल्स बना लेते थे। तो हमारे एक ऑफिसर कराची के थे, उर्दू स्पीकिंग लोकल थे, और हमने ये देखा कि उनकी कुकिंग हम सब से बहुत बेहतर है। तो फिर ग्रेजुअली ये ड्यूटी उनकी तरफ शिफ्ट होती कर करके ना कि आप बहुत अच्छा बनाते हैं। तो फिर उन्होंने भी पूरा चार्ज ले लिया और हमारा वो साल वहाँ बड़ा अच्छा गुजरा। मैं थोड़ा सा शाजिया ने जो बात की है उस पर कॉमेंट करना चाहूँगा पुलिस के एंगल से, पुलिस के पर्सपेक्टिव से, कि ये तकरीबन 2 महीने का जो लॉकडाउन था, जो कि अभी भी स्मार्ट लॉकडाउन की शक्ल में जारी है, उसमें बुज़ुर्गों के साथ तो शायद शाजिया ने और लोगों ने भी बड़ा एंजॉय किया हो। बुज़ुर्गों को हम नॉर्मली कम टाइम देते हैं, और जब हम फोर्स थे टू स्टे इनसाइड द होम तो नेचुरली उनके साथ ज़्यादा इंटरेक्शन रहा होगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, मियाँ बीवी के झगड़े बहुत बढ़ गए थे। सही। डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस डबल हो गए थे। अच्छा। और दिस इज नॉट एक्सक्लूसिव टू पाकिस्तान, इट हैपेंड द वर्ल्ड ओवर। और मैं देख रहा था कि चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे यूरोप हो, चाहे अमेरिका हो, वहाँ पर डोमेस्टिक वायलेंस, लड़ाई झगड़ा मियाँ बीवी का, उसका रेट डबल हो गया था। तो मेरा ख्याल है हजरत इंसान सोशल मीडिया पे, क्योंकि क्राइम खत्म हो गया है ना, औरतें तंग आके फिर गुस्से में आ रही थी। और बात जगह ये भी हुआ है कि बीवियों ने शौहरों की पिटाई कर दी है। सही, उनसे काम भी करवाए हैं, ऐसा भी हुआ है। नेचुरली अब पहले तो ये होता था, आप अगर रोज नहीं तो दूसरे तीसरे दिन आप किसी रेस्टोरेंट में चले जाते हो, वहाँ खाना खा लेते हो। अब तो रेस्टोरेंट सारे बंद हैं। शुरू में तो टेक अवे भी नहीं था, फिर बाद में जब थोड़ा स्मार्ट लॉकडाउन शुरू हुआ तो टेक अवे की इजाज़त मिली, और ये पूरी दुनिया में एक ही पैटर्न था। तो अब बीवी सुबह दोपहर शाम खाना पका के, और वो बाहर भी नहीं जा रही, कोई सफाइयाँ भी करे, बर्तन भी धोए, खाने भी बनाए। और अच्छा, फिर घर में जब सब होते हैं थोड़ी थोड़ी देर बाद भूख लगती है, थोड़ी देर बाद चाय बनती है, यानी बेगम की शक्ल नजर आती है, हस्बैंड बोलते हैं वो चाय तो दे देना। अब वैसे रमजान में एक फायदा था, रोजे में थे सब ने चुप करके बैठना है, और फिर जब तक इफ्तार नहीं होता था, वरना जो रमजान से पहले का था ना टाइम, उसमें तो भाई हर घंटे में एक नई डिश चाहिए सबको, चाहे वो बच्चे हैं चाहे हस्बैंड हैं। बच्चे थोड़ी देर बाद आके पूछते थे क्या बनाए, कुछ है खाने को? बिल्कुल। और अब ऑब्वियसली हम जो छोटे थे दाल सब्जी भी खा लेते थे। अब आजकल के बच्चे तो नहीं, मॉम स्पैगेटी बना दे, पिज्ज़ा बना दे, बर्गर्स बना दे। तो मैंने कहा बेटा हम तो दाल सब्जी खाते थे, उसमें हम बड़े हमारा अभी भी आप देखें कि हमारे इराक़ के जो है ना लोग, हमारा इम्यून सिस्टम माशाल्लाह मुझे ऐसा होता है कि हमने सही खाया हुआ है। अब आजकल तो भाई सबसे पहले तो बाहर का जो ग़िज़ा है वो ऑब्वियसली इतनी तो फिर न्यूट्रिशियस नहीं होती ना। डेफिनेटली खाना घर का ही बेहतर होता है, बाहर बाहर का खाना फॉर चेंज होना चाहिए, कभी कभी होना चाहिए। और चाहे आप बच्चे मिस हैं, करते चाहे हो। और बड़े अब हैं। मुझे लगता है कि घर का खाना खा कर ना इतनी आदत होगी कि बाहर का खाना टेस्टी भी नहीं लगता है। यूजुअली हम लोग ऑर्डर करते हैं ना, अब जैसे स्मार्ट लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है तो खाना जब आता है तो खाने की शक्ल देख रहे थे, यार ये अच्छा नहीं है, वो मम्मा आपने बहुत अच्छा बनाया था, वो बहुत मज़े का था, वही बना दे। कहते हैं मेरी जान तुमने नहीं छोड़नी है, लाइक मतलब बाहर से भी आ रहा है तो भी तुम्हें हमारे हाथ का खाना खाना है।
क्योंकि आदत हो गई है ना, घर का साफ़ सुथरा है, उसको पता है किस तरह बनाया गया है, किस तरह से कुक किया गया है। बाहर से वहम ही बहुत ज़्यादा होता है, पता नहीं कैसे बना रहे हैं, क्या है, तो बहुत ज़्यादा कम होता है कि आप बाहर से ऑर्डर करें। पहले डेली बेसिस पे बाहर से ऑर्डर हो रहा होता था। चेंज हुआ है, बहुत चेंज हुआ है, बहुत पॉजिटिव चेंज भी आए हैं इसमें। पॉजिटिव भी आए हैं। वैसे देखिए ना, क्योंकि अल्लाह ताला ने क्या फरमाया है, सफाई निस्फ ईमान है। तो अब हम ये देख रहे हैं कोविड-19 में सब सफाई पे जोर दे रहे हैं, हाथ धोएं, वजू से रहें। तो अगर हम पहले ही अल्लाह ताला की बात मान लें तो फिर हमारे लिए फ़ायदे का है अब ना? यकीन माने, अब बाहर निकलते हैं तो लाइक मुझे तो ऐसा लगता है कराची कराची नहीं है, मतलब मैं किसी फॉरेन कंट्री में हूँ। अदरवाइज आप बाहर निकलते थे तो इतना ज़्यादा हजूम, इतना ज़्यादा पोल्यूशन होता था। अभी पोल्यूशन बिल्कुल खत्म हो गया है, लेकिन ये कुछ टाइम के लिए होती है, लेकिन कम हो गई हैं क्योंकि ज़रूरत भी तो थी ना। एक नहीं, इसका बड़ा फायदा हुआ है हाँ जी। सादिया, जो ओजोन लेयर में हाँ गैप जी। था, वो माशाल्लाह रिपेयर हो सुराख हो गया था, वो रिपेयर हो गया। अच्छा, वैसे मेरा ये ख्याल है सना कि अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि इसकी वैक्सीन डेवलप होती है नहीं, और ये जो वायरल डिजीज़ है ये क्या शक्ल इख्तियार करती है, क्या इसकी सेकंड वेव आएगी, क्या इसकी थर्ड वेव आएगी। ट्रंप ने तो कहा है कि दिसंबर के एंड तक दिल बी सक्सेसफुल इन डेवलपिंग अ वैक्सीन फॉर इट, बट ये तो वक्त ही बताएगा। तो अगर इसकी टाइमली इफेक्टिव वैक्सीन नहीं बनती तो मेरा ख्याल है जैसे ग्लोबली ये कहा जा रहा है कि हमें अपनी ज़िंदगी में एक न्यू नॉर्मल इस्टेब्लिश करना होगा। आवर लाइफ्स में नेवर रिमेन द सेम। एक प्री कोरोना लाइफस्टाइल था हमारा और एक पोस्ट कोरोना लाइफस्टाइल है, तो मे बी थोड़ा बहुत सोशल डिस्टेंसिंग चलता रहे आने वाले वक्त में, और हमें उसके लिए ज़हनी तौर पे तैयार होना है। और ये इसके ऊपर एक डिस्कशन, एक डिबेट होनी चाहिए आने वाले प्रोग्राम्स में, आने वाले दिनों में। brought a normal life into a standstill। एक रुक सा गया है निज़ाम। आपको लगता है कि लोग फॉलो करेंगे जिस तरह आप कह रहे हैं कि अगर अल्लाह ना करे इसकी वैक्सीनेशन नहीं तैयार होती है तो लाइक कुछ टाइम तो हर कोई फॉलो कर लेगा, सोशल डिस्टेंस एवरीथिंग, बट मुझे लगता है कि हमारे पाकिस्तान की आवाम करती है, सारी चीज़ों को फॉलो करती है, लेकिन एक पेशेंट की भी हिम्मत होती है, एक हर चीज़ की ना हद होती है। तो लाइक कैसे होगा ये, कैसे होगा? मुझे नहीं लगता कि लोग उस चीज़ में, मेरे साथ शायद बहुत सारे लोग एग्री ना करें, मेरी अपनी पर्सनल राय है, तो मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा लाइक आप 6 महीने 1 साल तो चल सकते हैं, लेकिन लाइफ हो जाते ना, उसके साथ जीना सीख लेते हैं। देखिए, अगर इसकी वैक्सीनेशन डेवलप हो जाती है, वैक्सीन डेवलप हो जाती है, और 7.3 बिलियन इंसान इस प्लैनेट पे रहते हैं अर्थ पे, 7.3 बिलियन लोगों के लिए वो वैक्सीन बनाना, फिर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन, फिर उसकी एडमिनिस्ट्रेशन, इट्स अ ह्यूज मैमथ टास्क। ये कब होगा, कैसे होगा, ये हमें आने वाले महीनों में पता चलेगा। और मैं यूके की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था डॉक्टर्स की कि ये भी पॉसिबिलिटी है कि कोई इफेक्टिव वैक्सीन इसकी डेवलप ही ना हो सके। जिस तरह HIV जो 80s में अचानक सामने आई और एक बड़ी डेंजरस वायरल डिजीज़ थी, उसकी अभी तक कोई इफेक्टिव वैक्सीन डेवलप नहीं हो सकी, और कुछ लोगों का ख्याल है कि शायद इसकी भी डेवलप ना हो सके। तो फिर दूसरा ऑप्शन जो डॉक्टर्स बता रहे हैं वो हर्ड इम्यूनिटी का है। हर्ड इम्यूनिटी ये होती है कि जब एक मुल्क में, एक पॉपुलेशन में कोई 70% के लोग एक वायरस से इन्फेक्ट हो जाते हैं और उनके अंदर नेचुरल उनका जो डिफेंस सिस्टम है, इम्यून सिस्टम है, वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर देता है, और ये वही एंटीबॉडीज़ हैं जो जब दोबारा अगर ये वायरस आप इन्फेक्ट होते हैं तो उसको ओवर पावर करने के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन इस हर्ड इम्यूनिटी की डेवलपमेंट में बहुत सा ज़िंदगी का नुकसान भी होता है। 2 से 3% लोग किसी भी एक शहर में या एक कम्युनिटी में वो अल्लाह को प्यारे भी हो सकते हैं। तो जब 70% लोगों में वो एंटीबॉडीज़ डेवलप हो जाती हैं तो बाकी 30% जो हैं वो इस तरह सेव हो जाते हैं कि इम्यूनोग्लोबुलिन्स की वजह से एक शख्स से दूसरे को ट्रांसमिशन बहुत मुश्किल हो जाती है। बट उस स्टेज तक पहुंचते हुए जिसका बोरिस जॉनसन ने, जो यूके के प्राइम मिनिस्टर ने जिक्र किया था, और इनिशियली उनकी ये पॉलिसी थी कि हम इस तरफ जाएं। स्वीडन कहते हैं कि ये ट्राई कर रहा है, 1-2 और मुल्क भी दुनिया में हैं वो ये कर रहे हैं, और बहुत से जो इकोनॉमिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि शायद थर्ड वर्ल्ड के मुल्कों के लिए, और जहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और वसाइल कम है, शायद एंड पे यही एक रास्ता रह जाए। तो उसमें ये होगा कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होगी, जो जिनका इम्यून सिस्टम मजबूत होगा, जिनका लाइफस्टाइल हेल्थी होगा, जो रेगुलर एक्सरसाइज करते होंगे, जिनकी डाइट बैलेंस्ड होगी, वो सर्वाइव कर जाएंगे।
लेकिन जो एल्डरली होंगे, जिनकी कोई अंडरलाइंग डिजीज़ होंगी, जैसे डायबिटीज़ है, कार्डियक या हार्ट के प्रॉब्लम्स हैं, या और उन्हें कोई ऐसी इम्यूनो डिफिशिएंट डिजीज़ हैं, तो उनके लिए बड़ा चैलेंज होगा, और वो मेरा ख्याल है कि उनके लिए सर्वाइव करना मुश्किल। ऑलरेडी जो बॉडी जो है कमज़ोर है, मतलब वीक है, तो ऑब्वियसली ये जो अंडर मतलब एज 78 से अबव के लोग हैं, यंग एज 60-70 मींस बड़ी एज की, यंग जनरेशन, वो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम भी मतलब हेल्दी होता है, और फूड भी हेल्दी ले रहे होते हैं, फिर डाइट, जिमिंग, ओवरऑल हेल्दी होते हैं यंग जनरेशन। तो मतलब बड़ी एज वाले इस चीज़ को नहीं कर पाते सर्वाइव। तो यही है कि कोशिश तो यही है, बिल्कुल लोगों को ये कोशिश करनी चाहिए कि एहतियात कर लें, क्योंकि एहतियात इलाज से बेहतर है। ये बहुत ज़रूरी, ये सबसे पॉइंट की बात यही है कि एहतियात कर लें इससे पहले कि नुकसान ज़्यादा हों। सही, एहतियात की बात हो रही है। आप बताएं शाज़िया कि आप डाइट कॉन्शियस हैं या बस जो आएगा मैं खा लूँगी? नहीं। ईद पे आज आपका हाथ रुका पकवान से? ईद पे चलो चीट डे हम मान लेते हैं। वैसे जैसे बहुत प्रॉपरली मैं इतनी कोई प्रॉपर वो नहीं करती डाइट, बट ये है कि मैं आई एम वेरी कॉशियस। मैं जैसे अगर मैं इफ्तारी भी होती थी ना, तो आई प्रेफर कि मैं फ्रूट पंच पीऊँ या लस्सी पीऊँ, कि इंस्टेड कि मैं टैंग बच्चे पी रहे हैं या ड्रिंक्स पी रहे हैं, कोई भी ड्रिंक पी रहे हैं, या फिर रूह अफ़ज़ा यानी आई मीन कोई भी इस टाइप की ड्रिंक पी रहे हैं, तो मैं प्रेफर करती हूँ मैं ज़रूर अपने लिए फ्रूट पंच और लस्सी और इस टाइप की चीज़ें। हाँ, और अगर जैसे उसके बाद भी ना, मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ कि जो वेजिटेबल्स हम खाते हैं, दालें, ये वो ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, क्योंकि देखिए चिकन और ये जो सारे वायरस, और इसीलिए है ना कि ये अभी हम किसी पे भी ऐसा भरोसा नहीं कर सकते कि भाई जो चिकन हम खा रहे हैं वो सही है, या हमने सुना है कि सी फूड भी जो हमारे समंदर में जितनी जाती हैं गलत चीज़ें, इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है सारा, जिसमें सारे केमिकल्स वगैरह होते हैं, वो बगैर किसी ट्रीटमेंट के वो ऐसे ही समंदर में जाता है। डाइट मैं बहुत, जिससे हमारी आबी हयात को तो बहुत नुकसान है। और ऑब्वियसली देखिए, हम जैसे समझते कि चलो हमने फिश खा ली, सी फूड खा लिया, तो हमें, और हम कोशिश करके ग्रिल्ड खाना खाएं ज़्यादा। देखिए ये मुरगन ग़िज़ाएँ और ये नहीं खानी चाहिए। यानी डाइट कॉन्शियस हैं। विटामिन डी और विटामिन सी भी बहुत ज़रूरी हैं, और पाकिस्तानी कौम में विटामिन डी का लेवल आमतौर पे बहुत कम होता है, बहुत कम, खासतौर पे ख़वातीन में, क्योंकि हम अपने आप को सन से एक्सपोज नहीं करते, कर नहीं पाते या करना नहीं चाहते। कुछ कॉम्प्लेक्सेस भी हैं कि रंग काला हो जाएगा। तो उसकी वजह से जो नेचुरल कर सकते हैं, बट कुछ सुस्ती का अमल दखल होता है और कुछ कॉम्प्लेक्स का, यू आर राइट। तो अगर आप सन को एक्सपोज कर सकते हैं तो दैट इज़ द बेस्ट वे टू प्रोड्यूस विटामिन डी फ्री। अदरवाइज़ ये है कि आप सफिशेंट डोज जो है डेली लेते रहें, विटामिन डी की भी और विटामिन सी की भी, और उसके साथ बैलेंस्ड फ्रेश नेचुरल डाइट, वो भी आपको बहुत हेल्प कर सकती है। और वर्कआउट जो है हफ्ते में 4 दिन 5 दिन, जितना भी आप जैसा भी आप कर सकते हैं। जिम्स तो अभी रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, और हु नोज हु इज़ द कैरियर। तो मेरे ख्याल जो पार्क्स वगैरह हैं वहाँ पे जॉगिंग, वॉकिंग या फ्री बॉडी एक्सरसाइजेज जैसे पुशअप्स, चिनअप्स और लंजेस और सिटअप्स वगैरह आप कर सकते हैं। और साइकिलिंग भी कर सकते हैं, ये DHA वगैरह में रमज़ान में बहुत लोग करते रहे हैं। बट सम फिजिकल एक्टिविटी फॉर अबाउट 60 मिनट्स एवरी अदर डे और 4 डेज अ वीक, वो बड़ा आपको हेल्प कर सकती है आपका इम्यून सिस्टम को बिल्ड करने के लिए और कोरोना को डिफीट करने के लिए। वैसे जो सुबह की धूप होती है ना, दैट इज़ बेनिफिशियल। अगर हमारी हम 12 बजे के बाद की धूप ले रहे हैं ना, उसमें कहते हैं कि वो हमारे स्किन बर्न का खतरा है। जो सुबह की बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग की धूप है ना, वो बहुत बेस्ट है। उसके लिए सुबह जल्दी उठना जरूरी है। कराची वाले और अभी तो रूटीन कराची वालों की यही है कि वो सुबह ही सोते हैं, खासतौर पे शोबिज़ वाले लोग। मैं तो रनिंग अर्ली 7 मतलब अभी कुछ दिनों पहले, अभी बस कुछ दिनों से मेरी रूटीन हुई है, लेकिन जिमिंग मेरी स्टॉप हुई है। लॉकडाउन की वजह से हुई है। डाइट कभी भी नहीं रुकी, अभी भी। तो रात को टाइम पे सो जाती हैं आप? हाँ बिल्कुल, रात में अगर मैं नहीं भी सोऊंगी ना लेट, अगर मैं शूट पे से लेट आ रही हूँ
हम 12 पे आ रहे हैं घर, वन रात 1 बजे आ रहे हैं, देर से आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है, लेकिन फिर भी सुबह 7 बजे मुझे उठना है और सुबह 7 बजे नीचे जाके मुझे, क्योंकि मेरा बैक पे मतलब ईजी है, पार्क भी है, तो मैं इजीली जाके सुबह फिर वहाँ से वापस running कर आके लेती सो जाती हूँ। सो नहीं सोना तो जाती, है ना। अपनी routine। सोना बहुत जरूरी है कोरोना से लड़ने के लिए। एग्जैक्टली 8 घंटे की नींद लेनी 7 जरूरी से है। 8 घंटे की वो तो जाहिर सी पीसफुल बात है, नींद, बिल्कुल मशाल सही बहुत बात है। जरूरी है। एक्सरसाइज भी बड़ा जरूरी है, बिल्कुल नींद सही भी कह रहे बहुत हैं, लेकिन जरूरी अल्लाह है। ना करे मेरी कोई ऐसी है स्टोरी है या मैं कोई ऐसा अच्छा ये हमारे या यहाँ कोई ऐसी कॉन्सेप्ट चीज़ नहीं कर है। रही, अच्छा कोई लोग अगर उनको दुबली ज़्यादा पतली देना खातून चाहिए। होंगी तो वो ये कहेंगी यार मैं तो ऑलरेडी स्लिम हूँ, मुझे एक्सरसाइज की क्या जरूरत है। थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट भी ना थोड़ा क्लियर करना हाँ, चाहिए exactly। कि इसमें कोई एज की भी वो रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई पता है आप क्या, हाँ ये ना बहुत वर्कआउट करना मैं कहती हूँ बहुत ज़रूरी है। जितनी हमारी ग्रोइंग एज होती है ना, तो हमें समझ आती है कि भाई ये वर्कआउट तो भाई चाहे दुबले हों चाहे मोटे हों बहुत ज़रूरी है। मैं खुद, मुझे डेफिशिएंसी है विटामिन डी की, और जब है ना आई केम फ्रॉम उम्रा कुछ 1-2 साल पहले, तो उस वक्त है ना मुझे रियलाइज़ हुआ कि भाई मुझे जोड़ों में दर्द, ये वो सब कुछ, तो उससे मुझे पता चला कि भाई डॉक्टर्स ने कहा कि आपने रेगुलर एक्सरसाइज करनी है और रेगुलर आपने धूप सेकनी है। तो ये इसलिए ये कहते हैं कि ये दुबला भी बंदा है तो उसको ज़रूरी है एक्सरसाइज सिर्फ वजन कम करने के लिए सना नहीं होती, बिल्कुल एक्सरसाइज से आपके ब्रेन में ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिससे यू स्टार्ट फीलिंग गुड। गुड जबरदस्त। व्हेन यू फील गुड तो आपकी अप्रोच पॉजिटिव हो जाती है। मैं बिल्कुल आप यही बात जिंदगी करना आई में- वॉन्ट टू शेयर माई Yeah, एक्सपीरियंस टू, please. बिकॉज मैंने एक वक्त था, मैं बिल्कुल भी जिम की यूज़ टू नहीं थी, बट जब मैंने जिम यूज़ किया तो मैं उसकी शुरू में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, एक 1 वीक होता है जो आपको पेन रहता है बॉडी में, तो आप उस टाइम प्रॉब्लम करते हैं। लेकिन जब मैंने जिम स्टार्ट किया उसके बाद मैं मेंटली इतनी फ्रेश थी, आप लाइट फील करते हैं, आप कुछ भी करना हो आपसे इस तरह होता है। मैं इस लॉकडाउन में हार्मोन सबसे का नाम नहीं आ रहा, वो जो जब हम वर्कआउट करते हैं वो प्रोड्यूस होता है, एक हार्मोन होता है जो खुशी का हार्मोन होता है। Dopamine। एग्जैक्टली। और मैं इतनी ज़्यादा रिलैक्स हो गई अभी, ये लॉकडाउन की वजह से मेरे लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था, यही, क्योंकि मैं एक वो लड़की हूँ जिसको ना एक पुशअप चाहिए होता है, एक इंस्ट्रक्टर चाहिए जो कहेगा ये करना है वो करना है। लाइक मैं खुद से एक्सरसाइज नहीं कर सकती, मतलब सारी फैसिलिटीज़ भी हों तो मुझे जिम जाना बहुत ज़रूरी है। अब मेरे लिए इतना प्रॉब्लम था स्टार्ट में, अब वॉक पे भी नहीं जा सकते थे, क्योंकि 1-2 दिन मैंने कोशिश की कि यार मैं ना किसी पार्क में चली जाती और वॉक करती। जब मैं पार्क के बाहर पहुंची, पार्क पूरा खाली था और आई वाज स्केयर्ड, इस पार्क में मैं तो वॉक नहीं कर सकती, बिकॉज बिल्कुल खाली है, कोई इंसान ही नज़र नहीं आ रहा। और इस सारे सिनेरियो की वजह से मुझे लगता है कि आपके जो अब घर पे बैठ बैठ के डिप्रेशन का मरीज़ ज़्यादा होते जा रहे हैं लोग। इवन मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो लोग बाहर फ्रस्ट्रेशन से निकल रहे हैं, वाई साइकिलिंग कर रहे हैं, या फिर वो लोग फेज़ 8 में वॉक कर रहे थे रमज़ान से पहले। क्यों? बिकॉज घर में बैठ बैठ के एक ही जगह पे आप स्टक हो जाते हैं, आपके पास कुछ करने को नहीं रहता। कितना आप टीवी देखेंगे, कितना आप लूडो खेलेंगे, कितना आप फैमिली के साथ भी आप टाइम स्पेंड करते हैं, एक टाइम को आके ना आपकी बस हो जाती रूस है। ने ये बड़ा अहम पॉइंट रेस किया है कि ये एक्सरसाइज जो है वो सिर्फ कोरोना से लड़ने के लिए ज़रूरी नहीं है। डिप्रेशन जो हमारी सोसाइटी में भी बहुत कॉमन होता जा रहा है, डिप्रेशन के साथ मुकाबला करने का बेहतरीन हथियार रेगुलर एक्सरसाइज। अच्छा कुछ खवातीन ये कहती हैं कि भाई हम तो घर में सारा दिन काम करते हैं तो हमें एक्सरसाइज की जरूरत नहीं। थोड़ा सा ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर करें ना, ये डिफरेंट कि बिल्कुल वो काम गलत करना एक concept बिल्कुल है। डिफरेंट चीज़ है और बिल्कुल- वर्कआउट एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। वर्कआउट वो होता है जिसके लिए आप ज़हनी तौर पे तैयार होते हैं, जिसके लिए आप जॉगर्स पहनते हैं, सूटेबल किट या ट्रैक सूट जो भी आपने पहना है वो आप पहनते हैं। फिर एक ऐसे घर में ही भले हो एक एरिया या जिम हो या पार्क हो, वहाँ आप स्पेशली जाते हैं, आप ज़हनी तौर पे तैयार होते हैं और फिर आप अपने लिए फोकस कुछ टाइम करके आप निकालते हैं। एक्सरसाइज करते हैं। और मैंने ये भी देखा है बहुत से लोग एक्सरसाइज के साथ साथ फ़ोन पे बड़ा बिजी होते हैं। एक्चुअली जब तक आप एक्सरसाइज को फील नहीं ना करेंगे, जब तक माइंड और मसल कनेक्शन नहीं होगा, तब तक उसके मुकम्मल पॉजिटिव असरात आपकी बॉडी पे मुरतब नहीं होंगे। तो आपके प्रोग्राम के तौर से मैं दोस्तों को ये भी कहना चाहूँगा कि जब एक्सरसाइज करें तो प्लीज़ फॉर गॉड सेक अपने कारोबार को भूल जाएं, अपने मसाइल को भूल जाएं, जो ज़िंदगी की तलखियाँ हैं उनको भूल जाएं, एक्सरसाइज पे फोकस करें। 60 मिनट बाकी चीज़ों को छोड़ दें ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट उस वर्कआउट से मिल सके। और देखिए हाफ एन आवर तो इट टेक्स फॉर वार्म अप, आधे घंटे में तो हम वार्म अप होते हैं, उसके बाद हमारा कैलोरीज गिरना शुरू होती हैं या जो भी। और प्लस मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी, देखिए खुश रहने के लिए ना हमें पॉजिटिवली सोचना चाहिए।
देखिए एक बंदा देखेगा वो कहेगा ये आधा ग्लास फुल है, एक बंदा देखेगा कि ये आधा ग्लास खाली है। तो ये जो पॉजिटिव ये नज़रिए से आता है कि आप किस नज़रिए से किस चीज़ को देखते हो। और ये अगर हम पॉजिटिव हर चीज़ को पॉजिटिव वे में ले जाते हैं ना, उससे भी मैंने देखा है कि हमारा मूड बड़ा अच्छा हम रिलैक्स रहते हैं। बिल्कुल, हमारा अलमिया ये हम ये कहते हैं हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास ये नहीं है। अगर हम ये सोचें और इस चीज़ को जहन में रखें, वो लिस्ट मुरतब करें कि ये हमारे पास है, ये भी हमारे पास है, ये भी हमारे पास है, तो एक अंदर से एक फीलिंग आएगी, खुशी की फीलिंग आएगी। बिल्कुल। और अगर हम अल्लाह ताला का जितना शुक्र करें, मुझे लगता है कि खुशी जो है ना आपकी पर्सनल एक फीलिंग होती है, जो कि आप जब अपने लिए कुछ करेंगे उससे आप खुश फील नहीं करेंगे। जब आप दूसरों के लिए कुछ करते हैं तो वो एक नेचुरली आपके अंदर एक अल्लाह पाक की तरफ से खुशी आती है कि यार जो मुझे एक चीज़ मैंने बहुत रिसर्च किया है कि आपको लाइफ में जो चाहिए वो देना शुरू कर दी, चाहे इज़्ज़त है, चाहे पैसा है, चाहे प्यार है, चाहे कुछ भी है ना। आपको अगर आप किसी से इज़्ज़त चाहते हैं तो आप उनको इज़्ज़त देना शुरू कर दें, अल्लाह पाक आपको कुदरती इज़्ज़त देना शुरू कर देगा। मुझे ये लगता है कि आपको बहुत अच्छा अंदर से पॉजिटिव होना चाहिए और दूसरों के लिए बगैर किसी मतलब के अच्छा सोचना चाहिए और अच्छा करना चाहिए, लेकिन एहसान जता के नहीं। कुछ लोग होते हैं करके बहुत कुछ करके ना बता देते हैं कि जी हमने ये कर दिया, तो आपने नेकी करके दरिया में डालनी है, अगर करके सुनानी है ना। वज़ीर आज़म इमरान खान कर रहे हैं कि देखिए उन्होंने 114 अरब एहसास प्रोग्राम के तहत उन्होंने गरीबों में बांटने का, उसमें से 80% आई थिंक वो बांट चुके हैं। और मैंने खुद इतने लोगों को रजिस्टर करवाया, फिर मैंने उनसे कंफर्मेशन भी ली कि ये देखें 12,000 एक गरीब के लिए छोटी रकम नहीं है, छोटी रकम नहीं है। लेकिन शाजिया मुझे ये तो बताएं, सब में कितने लोग ऐसे हैं जिनका शनाख्ती कार्ड नहीं बना हुआ, क्या करें? नहीं बना हुआ बंगाली। देखें अब ईद का मौका है, हाँ ना, वो बात फिर मैं ये कहना चाहूँगी कि देखिए पुरानी जो वो है, हाँ, उससे जो हमारी पुरानी हुकूमत के जो थे फ्लॉज, Exactly. वो अभी थोड़े अफेक्ट हम उससे हो रहे हैं। चलो ईद का मौका है, ये बातें फिर कर लेंगे। बिल्कुल सही। जमील अहमद साहब, तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती टाइम में से हमारे लिए, हमारे व्यूवर्स के लिए टाइम निकाला। मुझे पता है बहुत आपकी टफ रूटीन है, ड्यूटी भी है आपकी, उसके बाद फैमिली को भी टाइम देना है और उसके बाद आपने हमारे लिए भी टाइम निकाला है। मैं ये चाहती हूँ कि छोटा सा मैसेज जो है वो आप हमारे नाज़रीन के लिए दे दें। एक स्पेशल ईद है और हमें बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि हम एक पेंडेमिक के दौर से गुजर रहे हैं और ये 102 साल के बाद आई है और शायद हमारी ज़िंदगी की पहली और आखिरी पेंडेमिक हो। तो इस मौके पे हम उन लोगों को अननेसेसरी डेंजर से एक्सपोज ना करें जो ज़्यादा एट रिस्क हैं, जिसमें बुज़ुर्ग हैं जो 65 प्लस हैं या बहुत कम उम्र के बच्चे हैं, क्योंकि अब ये देखा गया कि कोरोना बच्चों को भी अफेक्ट कर रहा है। तो हमने जज्बाती नहीं होना, इस ईद पे हमने गले नहीं मिलना, हाथ नहीं मिलाने, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, रश वाली जगहों पे नहीं जाना। ये एक ईद हमें एक बिल्कुल नए अंदाज से मनानी होगी, एक डिफरेंट स्टाइल से मनानी होगी और हमें इसका बुरा भी नहीं मनाना। सही, क्योंकि ये हमारी सेफ्टी के लिए ना, हमारे और हमारे प्यारों की सेफ्टी के लिए, मेरी, आपकी, हमारे अजीज़ों की, सबकी सेफ्टी के लिए। और हम इस तरह अपनी सेफ्टी भी यकीनी बना सकते हैं और अपने अजीज़ों, अपने प्यारों की सेफ्टी भी यकीनी बना सकते हैं। सो लेट्स सेलिब्रेट दिस ईद इन अ डिफरेंट स्टाइल। बिल्कुल सही, बहुत अच्छी, बहुत प्यारी बात कही। और इसी बात के साथ मैं ब्रेक पे जाती हूँ। ब्रेक के बाद हमारे साथ एक और मेहमान शामिल होंगे। एक दफ़ा फिर एडिशनल IG CTD सन साहब का बहुत शुक्रिया। माय प्लेजर, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद हमें दो और मेहमानों ने ज्वाइन किया है। हमारे साथ मौजूद हैं कमांडर मोहम्मद जाकिर साहब, जो कि कमांडर बिल्डर्स के चेयरमैन हैं। वेरी वार्म वेलकम सर, ईद मुबारक। उसके अलावा हमारे साथ एक और बहुत ही खुसूसी मेहमान मौजूद हैं, जिन्होंने न्यूज़ एंकरिंग से अपने करियर का आगाज़ किया, उसके बाद मॉर्निंग शो होस्ट किया और अब करंट अफेयर शो होस्ट कर रही हैं। हमारे साथ मौजूद हैं रज़ा सैफी। कैसी है रज़ा आप? ईद मुबारक। खैर मुबारक आपको भी। सना आप कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। रज़ा बहुत प्यारी लग रही हैं आप। थैंक यू, सेम टू यू। रज़ा कैसा गुजरा ईद का दिन? आपको मालूम है कि ये ईद तो जो मीठी ईद होती है उसका इंतज़ार सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है बकरीद की अगर बात करें जो कि बड़ी ईद होती है, उससे ज़्यादा इसमें इससे मज़ा आता है क्योंकि इसकी चंद मखसूस अगर मैं कहूँ कि
चीज़ें हैं जो कि हमें बहुत पसंद होती है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे तो बहुत पसंद है, और आपको पता है कि पूरा दिन हमारा तो वैसे भी सेट पर ही गुजरता है, क्योंकि अपना प्रोग्राम भी ईद का, फिर सब आ रहे हैं, फिर घर के अंदर भी। लेकिन दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो ये कि इस ईद पे हम तैयार बहुत अच्छा होते हैं, क्योंकि मीठी ईद होती है, कुछ करना नहीं होता काम। और दूसरा ईदी, जो कि सबसे ज़्यादा सबको पसंद होती है मेरे ख्याल से, फीमेल्स को ज़्यादा और बच्चों को ज़्यादा इस ईद पे इसलिए इंतज़ार होता है। लेनी होती है ठीक है, ईद, हाँ लेनी होती है ना हाँ एग्जैक्टली लेनी होती है। तो वो सबसे ज़्यादा जो खुशी होती है ना मेरे ख्याल से 11 महीने के बाद इस ईद का जो मज़ा होता है कि जी ईद आएगी, मीठी ईद, ईद सईद आएगी, तो फिर इस पर जो है वो ईद ही जमा होगी, और सबसे जो कॉम्प्लीमेंट्स भी मिल रहे होते हैं वो इस ईद से ज़्यादा मिल रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल से ये ईद ज़्यादा अच्छी होती है इसलिए। अच्छा, आप बताएं मोहम्मद जाकिर साहब, आपका ईद का दिन कैसा गुजरा? आज रात को तो हमने आपको यहाँ पे मदू कर दिया, पूरा दिन जो आपने स्पेंड किया वो फैमिली के साथ स्पेंड किया, बाहर कहीं गए, क्या किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस दफ़ा ईद बिल्कुल डिफरेंट है, डिफरेंट और ये देखें हमारी ज़िंदगी में शायद ये पहला मौका है कि इस तरह से लॉकडाउन में हमने पूरा रमज़ान गुजारा, और अब ईद पे भी हम वो सब कुछ नहीं कर पाए जो कि नॉर्मली हमारे ट्रेडिशन में होता है। दावतें होती हैं, रिश्तेदार एक जगह इकट्ठे होते हैं, फिर बच्चे होते हैं, ईदी मिलती है, फिर वो निकलते हैं, झूले होते हैं, महफ़िलें होती हैं। तो ये पहला मौका है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। और जहाँ देखें ये कोरोना ने जहाँ दुनिया को पे नेगेटिव इफ़ेक्ट्स किए हैं, वहाँ कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी हुई हैं। एज़ फैमिली जो हमारा बॉन्ड था वो मैं समझता हूँ पिछले 2-2.5 महीनों में वो बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ है। हम एक दूसरे के फिर करीब आ गए। जी करीब आ गए हैं। और फिर हमारे बच्चों में देखें, स्कूल से अब वो घर बैठे हैं, ये तीसरा महीना है, और वो भी मीडिया को देख रहे हैं और सब कुछ देख रहे हैं। और ख़ासकर जो हमारा मुल्क है जहाँ पे जो मिडिल और लोअर मिडिल क्लास ये ज़्यादा है, और वो जिस तरह अफेक्ट हुआ है, जिस तरह मईशत की तबाही हुई है, और ख़ासकर जो मज़दूर तबका अफेक्ट हुआ है, और जिस तरह लोग आगे बढ़े हैं उनकी मदद करने। देखिए, गवर्नमेंट को अपने लेवल पे उनके अपने वसाइल हैं और अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़रूरी था कि एज अ कौम हमें एक होना है, और हमें उन लोगों की मदद करनी है जिनके चूल्हे बंद हो रहे हैं, जिनके रोज़गार ख़त्म हो गए हैं। बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं जिन्होंने डाउन साइजिंग की है। पहले तो वो बंद थी, अब लॉकडाउन ख़त्म हुआ है तो ज़ाहिर है वो उस तरह से नहीं काम कर रही। तो वो जो एक मदद का जज्बा था, जिस तरह अभी जो ईदी भी हमने बच्चों को दी, तो बच्चों ने यही फ़ैसला किया कि नहीं, इस ईदी से हम किसी की मदद करेंगे। ठीक है, हम उस घर की मदद करेंगे जहाँ चूल्हा बंद हुआ है। अब ये जो जज्बा हमें इस दफ़ा नज़र आया है, ये इससे पहले कभी नज़र नहीं आया कि जब नए कपड़े ख़रीदने की बारी आई तो फिर फैमिली में यही डिसाइड हुआ कि इस दफ़ा नए कपड़े नहीं बनाएंगे हम, इस दफ़ा हम किसी की मदद करेंगे, क्योंकि इस वक्त सबसे अहम जो है वो चूल्हा जलता रहना चाहिए। उस मज़दूर का जो सुबह निकलता था और शाम को कमा के आता था और घर का चूल्हा जलता था। लॉकडाउन की वजह से जो है लोग इस तरह से इस बुरी तरह से मुतासिर हुए हैं कि शायद अब नॉर्मल डगर पे आने में हमें एक मुद्दत लग जाए, क्योंकि इस वक्त तो ये भी नहीं पता कि ये कोरोना कब तक इसको हमने फ़ाइट करना है, क्योंकि अभी तक ना कोई वैक्सीन है ना कोई दवा है। और WHO की जो रिपोर्ट्स है उसमें कुछ ऐसी भी रिपोर्ट्स है कि हो सकता है कि एक बड़े लंबा अरसे हमें इस कोरोना से लड़ना पड़े। तो हमें अपना जो अंदाज़े ज़िंदगी है उसको कुछ बदलना पड़ेगा। ठीक है, बदलना पड़ेगा। और हमें वो जो हम अखराजात किया करते थे ईद पे इससे पहले, उनको कंट्रोल करके अब हमें दूसरों की मदद और भलाई की तरफ जाना पड़ेगा। अगर हम समझते हैं कि कम से कम अफेक्ट हों इस कोरोना से हमारी जो मईशत पे और उन लोगों पे, ख़ासकर मज़दूर तबके पे, तो फिर हमें अपने अंदर दूसरों की मदद का जो जज्बा है, जो कि पहले ही ईद जो है ये प्यार मोहब्बत का जो जज्बा है उसको फ़रोग़ देती है और अख़ुवत और भाईचारे को फ़रोग़ देती है। लेकिन जितनी ज़रूरत इस अख़ुवत और भाईचारे की इस ईद पे
है, मेरा ख्याल है इससे पहले हमारी ज़िंदगियों में कभी नहीं रही। बिल्कुल जी। शाज़िया, आप इस बात से इत्तेफ़ाक़ करती हैं कि वाक़ई हमें बदलना चाहिए और हम बदले हैं? जैसे कि हमने देखा 2 दिन में 8 अरब की शॉपिंग हुई, तो उसके बाद आपको लगता है कि हम वाक़ई बदले हैं या फिर उसी डगर पे चल रहे हैं? देखिए, हमें सिंपलिसिटी को अपनाना होगा। अब इसमें तो ये डॉक्टर साहब सही कह रहे हैं कि ये हमें नहीं पता कि अब हमें कितना टाइम ये लेकर चलना पड़ेगा इस पेंडेमिक को। तो इसलिए हमें अपनी आदत और अतवार में थोड़ी सी सिंपलिसिटी लानी तो पड़ेगी। बट ये है अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ अब कहें अब मैच्योरिटी की कमी है या क्या, अब जैसे ही बाज़ारें या शॉप्स खुली हैं तो लोग दीवानावार भाग रहे हैं। भाई और जो ड्यूरेशन कम है ऑब्वियसली, वरना ड्यूरेशन होता था सहरी तक का। तो अब इतना रश देखने में आ रहा है, नो सोशल डिस्टेंस, नोबडी इज़ फॉलोइंग SOPs। तो इन सब का हमें थोड़ा सा बतौर सिटीज़न इन सब पे थोड़ा सा अब हमें ख्याल रखना है। निदा, आप क्या कहती हैं? वाक़ई क्या हमारे कौलो फ़िल में तज़ाद नहीं है? जो हम बात करते हैं कि हमें वाक़ई चेंज होना चाहिए, या इससे एक तरफ बिल्कुल इनकी बात, ज़ाकिर साहब की बात सही है कि लोगों के चूल्हे बुझ गए, ठीक है, खाने को पैसे नहीं हैं, पकाने को रोटी नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हमने ये जो देखा, क्योंकि आज ईद का दिन है, इससे पहले हमने देखा कि पूरे रमज़ान लॉकडाउन था, एंड में लॉकडाउन जब खुला तो शॉपिंग के लिए लोग टूट पड़े, तो फिर ये पैसा भी कहाँ से आया? क्योंकि आप करंट अफेयर शोज़ करती हैं, तो थोड़ा सा उस हवाले से थोड़ा अपना तज़किया भी पेश करें। अच्छा, अब 8 अरब नहीं 32 अरब हो गए हैं अब शॉपिंग के। हाँ, जी, इनिशियल वो मैं 2 दिन की बात कर रही इनिशियल थी। 2 डेज में ये था कि 8 अरब थी, उसके Exactly. बाद जब पूरा एस्टिमेशन निकाला है आज अगर ईद के दिन हम जी, बैठ के बात करें तो वो उससे भी ज़्यादा हाँ, होगा। तो वो ज़्यादा हो गए हैं। और दूसरा ये कि देखिए, एक चीज़ तो ये है कि मैं तो कोई, क्योंकि बड़ा अच्छा हमने देखा था कि सुमोटो एक्शन भी लिया चीफ जस्टिस साहब ने सुप्रीम कोर्ट में इसके ऊपर। और एक बात जो उन्होंने कही, और वो मेरे ख्याल से सारी बातों का निचोड़ है जो कि चीफ जस्टिस साहब ने बात किया, और मैं शायद अभी आपके कैमरे पे दिखा भी देती हूँ, बल्कि कि देखिए ना, आपने आवाम को भी, हुकूमतों से उन्होंने कहा है कि आपने आवाम को डराना नहीं है, उनको मैच्योर करें, सिविक सेंस दें। हमने जब अपना, मुझे याद है जब मैंने अपना मॉर्निंग शो स्टार्ट किया था, उस वक्त सारे एंटरटेनमेंट के शोज़ होते थे आज से 4 साल पहले, और मैं करंट अफेयर्स का मॉर्निंग शो जब लेकर आई थी तो उस वक्त हम उसमें यही चीज़ें डिस्कस करते थे कि जो सिविक सेंस है, जो एजुकेशन है, जो सोशल चीज़ें हैं, उसके ऊपर बात करें टॉपिक्स की, जो कि नहीं होती हूँ। वरना आपने भी देखा था मॉर्निंग शोज़ में रिवायती नाच गाने होते थे और कुछ नहीं होता था। हमने उसका ट्रेंड चेंज किया, हम उसको न्यूज़ बेस्ड मॉर्निंग शो लाए, और फिर सारे चैनल अल्हम्दुलिल्लाह हम ट्रेंड सेटर बने और सब उसी पर आ गए। फिर उसके बाद तो उसमें हम यही बात करते थे, चीफ जस्टिस साहब ने अभी भी ये बात कही है कि देखिए, आप सिविक सेंस देना लोगों को कि SOPs के साथ, क्योंकि WHO ने तो कह दिया कैटेगोरिकली कि दिस ईयर एंड प्रोबेबली द नेक्स्ट ईयर इज वेल यू विल हैव टू लिव विद दिस कोरोना वायरस। तो आपने जब इसके साथ रहना है तो यू मस्ट हैव टू क्रिएट एन अवेयरनेस, और अवेयरनेस के लिए आपने सारी चीज़ें करनी है, जैसे कि मास्क है, जो कि ये ना तैयारी के लोग इसका पूछें कि क्या क्या चीज़ें, तो ये मास्क है जी, ये ना, और साथ ही साथ आप देखिए मैं जब चाहिए स्प्रे गन, सैनिटाइजर, सारी चीज़ें साथ लेकर आई हूँ। तो ये चीज़ें जो कि आपने करनी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो SOPs का फॉलो करें, बस आप यही कर सकते हैं। और क्योंकि दूसरी तरफ ये कि जाहिर सी बात है, आपको पता है कि हम एक डेवलपिंग कंट्री में हैं, अंडर डेवलपिंग कंट्री है, और अभी हमारी जो इकोनॉमी है उस तरह से स्टेबल नहीं है। उसके साथ साथ चीज़ों को देखना और अपने इर्द गिर्द, मेरे ख्याल से हमें सबसे पहले देखना चाहिए कि जो लोग ज़रूरतमंद हैं, अगर हम अपने तौर से इंडिविजुअल जो कि लोग इस्तिताअत रखते हैं, वो उन लोगों को सपोर्ट करें, अपने आसपास के लोगों को, तो मेरे ख्याल से चीज़ें बहुत बेहतर हो सकती हैं। लेकिन निदा, आजकल आपने देखा है कि हम लोगों, मैंने ये देखा है पिछले 1 महीने में कि लोग बहुत मदद कर रहे हैं, लेकिन साथ सेल्फी की, ये बहुत ट्रेंडिंग है। मुझे लगता है कि आप मदद नहीं करें, अगर कर रहे हैं ना तो एक हाथ से दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए, वरना मदद का कोई अजर नहीं रहता है। और हमारे यहाँ सिर्फ ट्रेंड ये है कि हमने दिखावा करना है, सिर्फ दिखावा करना है और दिखावा करना है। मतलब मदद का मतलब ये है ना, ये भी कह रहे हैं ना कि हम और लोगों को इनकरेज करने के लिए कर रहे हैं। देखिए, इनकरेज करने, यू आर राइट, एब्सोल्युटली, कि रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप देखें तो ये एक हाथ से दो, दूसरे हाथ को देखिए पकड़ना। मेरी बात दूसरे सुने, को भी मैंने ना बहुत पकड़े। सारी ऐसी चीज़ें हाँ। भी देखी हैं कि लोग जो कर रहे होते हैं ना, बेसिकली कहीं ना कहीं उनका अपना मफाद होता है। अगर आप दिखावा करें, अगर आपने किसी की हेल्प करनी है तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे तो बेसिकली दिखावा एक फैशन है ना, तो गलत है ना, दिस इज़ रॉन्ग। This is alarming. एग्जैक्टली। और मैंने ये बहुत ज़्यादा देखा है कि लोग नहीं कर रहे होते हैं और साथ में बता भी रहे होते हैं कि हाँ जी हमने ये किया, तो फिर फ़ायदा क्या होगा उसको वैसे करने का? ये चीज़ राइट वो कह रही है ना कि लोग कह रहे हैं कि दूसरों को मोटिवेशन के लिए हम कर रहे हैं। देखिए, मोटिवेशन सब लोग अवेयर हैं इस बात से कि किसको कितनी हेल्प करनी है। देखिए, जिसकी जितनी इस्तिताअत है, जिसकी जितनी तौफीक है,
वो उस हिसाब से कर रहा है। मुझे लगता है कि वो उन लोगों के लिए पेनफुल है। जब आप किसी के साथ पिक्चर लेते हैं, उस पे क्या बीत रही है वो हम लोग उसका फील नहीं सोच सकते कि वो लोग क्या कर रहे होंगे। आप जब किसी के साथ पिक्चर लगा रहे हैं या आप खींच रहे हैं, मैंने बहुत लोगों को देखा है, पर्सनली देखा है कि वो लोग कर क्या रहे हैं कि जी दे रहे हैं, बहुत अच्छा राशन दे रहे हैं, सारा कुछ दे रहे हैं, लेकिन साथ में जगह तो वीडियोस भी बन रही थी, वीडियोस बन रही है कि ये देखिए हम मदद कर रहे हैं, हम रिकॉर्ड के लिए रख रहे हैं, गाड़ियाँ भरी हुई हैं, हम दे रहे हैं और लोग मतलब गरीबों में बांट रहे हैं। क्या गरीबों का इज्जत नफ्स नहीं है? बड़ा अच्छा वो प्रैंक उन्होंने इसमें बनाया था कि इसी पे कि रिसेंटली कोरोना वायरस के हवाले से यही चीज़ कि कोई एक लड़का जो है वो किसी शख्स को दे रहा होता है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होता है राशन, और उसके साथ कहते हैं पहले सेल्फी बनाओ। तो वो कहते हैं कि आप सेल्फी बनाए, ठीक है, मैं पकड़ता हूँ। वो ऑपोजिट हो गया, नहीं वो ऑपोजिट हो गया, तो वो ऐसे जब सेल्फी बनी तो वो लगा कि वो उसको दे रहे हैं। सही। अच्छा साकिब साहब, आप इस तरह भी लोगों ने बताया कि किस तरह से आप जो है वो कर रहे हैं, और मतलब इसको एक मजाक के तौर पर भी लोगों ने सेंस देने की कोशिश या अवेयरनेस देने की, क्रिएट करने की कि भाई देखें, अगर आप जब आपको बुरा लग सकता है तो फिर देने वाले को जिस तरह आप कर रहे हैं उसकी कितनी इज्जत नफ्स मजबूत है। बिल्कुल। अच्छा जाकिर साहब, आप भी इसकी एक मिसाल है, क्योंकि आप भी बहुत सोशल वर्क करते हैं लेकिन बहुत खामोशी से करते हैं, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, इस वक्त सबसे जो अहम है वो ये है कि ज़रूरतमंद कौन है उसको आइडेंटिफाई करना। देखिए, इस वक्त गवर्नमेंट के लिए भी बहुत बड़ा मसला बना हुआ है, पैसा बहुत आ गया है, फॉरेन एड भी आई है, लेकिन वो हकदार तक कैसे पहुँचे, ये इस वक्त सबसे अहम। तो जो हमारे आसपास के लोग हैं, बिजनेसमैन, हमने जो स्ट्रैटेजी बनाई है वो इस तरह से बनाई है कि एक तो हर वक्त मेरी गाड़ी अभी नीचे खड़ी है तो उसके पीछे राशन बैग्स भरे हुए हैं, ठीक है। कोशिश मैं करता हूँ कि ख़ुद मैं निकलूँ ऐसे इलाकों में जहाँ के ये मज़दूर लोग रहते हैं, मैं गली कूचों में जाता हूँ और वहाँ के जो मोतबर लोग हैं, जैसे मस्जिद है तो उसके पेश इमाम हैं, या कोई यूनियन है तो उसके सदर हैं, उनसे मैं मिल लेता हूँ कि मुझे आप 10 घर 20 घर ऐसे दिखा दें जो वाकई जिनको आप पर्सनली जानते हो। क्योंकि देखें, अब हम तो पूरे शहर को नहीं जानते, ठीक है, और हम ये भी चाहते हैं कि जो हमारी मदद है वो हकदार तक पहुंचे, ठीक है। ये भिखारी और माफिया जो है, इन्होंने इसको बिजनेस बना लिया है। तो हम ये करते हैं कि हम इलाकों में जाते हैं, वहाँ पे हम जो वहाँ के लोग हैं रिहायशी, उसमें जो मोतबर लोग हैं, उनसे हम डाटा लेके और फिर उन घरों तक हम राशन पहुँचाते हैं। मुझे पता चला कि कटी पहाड़ी का एक इलाका है जहाँ आना जाना नहीं है लोगों का, और वहाँ गाड़ी भी नहीं जा सकती ऊपर पहाड़ी पे, और वहाँ बहुत बुरे हालात हैं। तो मैंने एक ट्रक भरा राशन का, उसमें को 150 बैग्स मैंने 150 फैमिलीज़ के लिए भिजवाए, और स्ट्रैटेजी हमने ये तय की कि ट्रक नीचे रहेगा, हम एक कार्ड अपनी कंपनी का लेके ऊपर 150 कार्ड लेके जाएंगे और एक एक घर को आइडेंटिफाई करके उनको वो कार्ड देंगे। जब हम मुतमईन हो जाएंगे कि इनको ज़रूरत है कि भाई आप नीचे जाएं और ट्रक पे ये कार्ड दें और अपना राशन बैग लें। तो इस तरह जो ऑर्गेनाइज तरीके से जो ज़रूरत है करने की, कि ताकि जो प्रोफेशनल भिखारी हैं उस तक मदद ना जाए, तो हमने 1000 राशन बैग इस तरह से हमने डिस्ट्रीब्यूट किए हकदार लोगों तक। और अभी भी हमने एक मंथली बजट बना लिया अपनी कंपनी का कि हर महीने हमने राशन, जब तक ये वायरस है, 6 महीने होता है, साल होता है, हमने एक बजट फिक्स कर दिया है। और इस तरह बाकी भी जो बिजनेसमैन, जो हमारा एक हल्का है बड़ा, उसमें भी हम इसको जो है मीटिंग्स भी होती हैं, एक दूसरे से बातचीत भी करते हैं, और जो जितना कर सकता है वो कर रहा है। अच्छा, एक तो आपने ये पॉइंट जो है वो जागर किया, एक तो हकदार तक उसका हक पहुंचे। अच्छा, दूसरी चीज़ हमने ये भी देखी कि जब आप इतने सारे राशन बैग एक साथ जो है वो तैयार करवाते हैं, तो जो लोग ये तैयार कर रहे होते हैं वो भी इसमें डंडी मारते हैं। अक्सर आटा सही नहीं मिलता, अच्छा, अब कभी दालें उसमें सही नहीं होती। मैंने क्या किया, अब हम इतनी सारी चीजें खोल के रदा चेक तो नहीं कोई करेगा ना। आप मुझे बताएं, मैंने क्या लोगों की कंप्लेंट्स आई हैं सवाल। मैंने क्या किया वो मैं आपको बता देता हूँ ताकि दूसरे लोग भी इसी तरह करें। एक तो जहाँ से हमने राशन लिया वहाँ से हमने पहले सैंपल मैंने मंगवाए, और उन सैंपल्स के मुताबिक रेट हमने तय किए, और वहाँ से बल्क में हमने राशन उठवाया, और हमारे अपने एम्प्लॉयज़ ने पैक करके एक 30 किलो का हमने तकरीबन बैग बनाया, जिसमें ज़रूरत की हर चीज़ हमने रखी, और फिर उसके ऊपर एक लिस्ट स्टैपल की कि इस बैग में क्या क्या मौजूद है, ठीक है, साथ फ़ोन नंबर के, अगर कोई चीज़ कम हो तो इस हमें इतला दें फ़ौरन, ठीक है। अब जिसके पास वो बैग जा रहा है उसके साथ एक लिस्ट भी जा रही है कि इसमें 1 किलो चाय है, इसमें 3 किलो चीनी है, इसमें 20 किलो आटा है, इसमें 3 किलो चावल हैं।
तो वो उस लिस्ट के मुताबिक जिसके पास भी बैग जा रहा है उसने चेक करना है। अगर कोई भी आइटम कम है फ़ौरन मेरी कंपनी में फ़ोन आ जाएगा और हमें पता चल जाएगा। फिर जिन्होंने बैग्स पैक किए हैं वो भी हमारे मुलाजिम हैं। तो इस तरह से एक फूल प्रूफ सिस्टम, क्योंकि मैं तो फौजी आदमी हूँ ना, तो हम तो हर चीज़ में परफेक्शन देखते हैं कि किस तरह से जो है हम तो इसको proper बेहतर channel कर हर काम। हाँ, बिल्कुल सही। यही लेकिन चूंकि मतलब आज ईद का दिन है, हम थोड़ी जी, ईद के जी, हवाले से भी तो- बात कर रहे थे। सबसे हमने पूछा किसको कितनी ईदी मिलती है। आप मुझे ये बताएं कि आपको पहली ईदी कब मिली और कितनी ईदी मिली? देखिए, मेरी वालदा मुझे आज भी ईदी देती हैं, ठीक है। उनके लिए मैं उसी तरह का एक नन्हा बच्चा हूँ। हालांकि माशाल्लाह 85 प्लस हैं वो, और अब वो बेड माशाल्लाह। से ज़्यादा मूव भी नहीं कर सकती, ज़्यादा व्हील चेयर पे होती हैं और बहुत सारी बीमारियां हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना उनका साया हम पे कायम रहे उतना अच्छा है, लेकिन उनके लिए मैं आज भी वही बच्चा हूँ। तो ईदी, पहली ईदी भी माँ से ही मिली थी, जो मुझे याद है जब मैं छोटा सा 3-4 साल का था, क्लास छोटी किसी क्लास में, और उस वक्त मुझे याद है 1 रुपया मिला था मुझे, और वो 1 रुपया आज के शायद 1000 से ज़्यादा होगा। बिल्कुल। तो आज भी जो है अम्मी से हम ईदी लेते हैं उसी तरह से, और उसी तरह से फिर अपने बच्चों को देते हैं, और वो सिलसिला एक चल रहा है। सही। अच्छा रिदा, आप बताएं, आप ईदी कहाँ स्पेंड कहाँ करते हैं? पहले से कुछ प्लान्स होते हैं कि ये करना है भाई? प्लान्स तो आपको पता है, और प्लान्स तो ऑफकोर्स होते ही होते हैं। अच्छा, इत्तेफाक ऐसा है कि 3 ईयर से मतलब ऐसा है कि मेरी सालगिरह और ईद तकरीबन एक ही डेज में आ रही थी। तो बर्थडे पे और ये होता था कि ईद का कोई 3rd डे या 2nd डे इस तरह से पड़ता था, तो वो एक साथ ही मिल जाती थी चीज़ें। तो जो है उसको फिर प्लान कर लेते थे कि जी किस तरह से आगे स्पेंड करें। तो आपको पता है फीमेल्स का तो ये होता है कि हम लोग तो कहाँ स्पेंड करना होता है, ज़्यादातर यही होता है कि कोई ना कोई चीज़ ऐसी ले आए जो कि ज़रूरत की हो, या कोई इस तरह की चीज़। और ज़रूरतें तो हमारी ख़त्म नहीं होती। हाँ एग्जैक्टली। और कोई ना कोई चीज़ ऐसी की जाए जो कि मतलब अच्छी हो और सही हो। और ख़ासतौर पर ख़वातीन को तो आपको पता है कि सेविंग्स का ज़्यादा शौक होता है, तो ईदी भी जो है आधी से ज़्यादा तो सेविंग्स में ही जाती है। सही। मिशाल, आप भी ऐसे ही करती हैं? मैं जो हूँ, मेरी सेविंग्स में नहीं जाती। बेसिकली मैं मतलब मेरे हाथ में पैसा कभी भी नहीं बचता, चाहे वो कुछ भी हो, किसी भी तरह से, ईदी हो या और दूसरे मतलब पैसा खुद earn कमाया किया हुआ हो, हो हाँ। पैसा। क्योंकि मैंने सारी ज़िंदगी मतलब पहले मैं एज अ बैंकर रह चुकी हूँ, तो वहाँ पे भी मेरा जो भी सैलरी थी बस मंथली मेरी। बैंकर रह चुकी थी इसलिए हाँ। पैसा हाथ में नहीं टिकता। अच्छा जाता है। रहता है आगे। अच्छा बैंकर जो लोग एज अ बैंकर रह चुके होते हैं, तो उनकी ये है, वैसे मुझे नहीं पता इस चीज़ का, आप कह रही हैं, मैंने हो भी सकता है। मुहावरत निकाला। अच्छा, माफ रहे हो, ओके। मैं सीरियस हो रही थी। अच्छा एनीवेज, तो ये है कि मैं खर्च कर देती हूँ पैसे, मेरे हाथ में टिकते नहीं है। शॉपिंग, ज्वेलरी, शॉपिंग, बैग्स, सबसे ज़्यादा ड्रेसेस एंड शूज़, बैग्स, यानी अपने ऊपर खर्च करती हैं। आप Yes, भी उर्ज ऐसे ही exactly. करती हैं? मैं पहले सबसे पहले तो ईदी सबसे लेके उसके बाद मेरा होता है अपनी सारी कज़न्स, जैसे पहले नॉर्मल ईद होती थी तो सारी कज़न्स के साथ हम लोगों ने मूवीज़ प्लान करना है, तो आई स्पेंड ओवर देयर, वी हैव गोइंग फॉर डिनर्स, तो वहाँ स्पेंड करेंगे। मतलब मेरी आदत है कि ईदी जो है ना आपकी शॉपिंग के लिए नहीं होती, ईदी जो होती है ना आपको ले करना अपने ही अपने दोस्तों में, अपनी कज़न्स में स्पेंड करनी होती है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि अपनी कज़न्स वगैरह में स्पेंड कर देती हूँ, क्योंकि फिर डिपेंड भी करता है कि ईदी कितनी मिल रही है। ये भी हाँ। डिपेंड करता है ना कि किसको कितनी ईदी मिली है, तो उसके अकॉर्डिंगली भी बंदा जो है वो स्पेंड कर रहा होता है। Exactly. कि कहीं किसी को 5000 जमा हो गया है तो वो तो खाने पीने में ही निकल जाएगी, किसी की 10,000 जमा हुई है, किसी की 50,000 होता है। ये डिपेंड करता है। और हमारे यहाँ तो लिटरली सना, मैं आपको बताऊँ, ऐसा होता है कि हमारा कंपटीशन होता है हमारे मेरी इतनी ज़्यादा ईदी होगी, हाँ, मेरी हाँ, इतनी। कि किसकी सबसे ज़्यादा जमा होगी और किसकी सबसे कम। तो हमारे तो लिटरली ये कंपटीशन लगा हुआ होता है। और मेरा तो मेरे सिबलिंग्स के मेरे घर में सारे छोटे हैं और मैं सबसे बड़ी हूँ, तो फिर मेरे बहन भाई जो है ना इसमें होते हैं। उस ईदी में से फिर बहन भाइयों को हाँ, भी देनी पड़ती है। exactly, उसमें से तीनों बहन भाइयों को देनी पड़ती है। और फिर वो ये भी कहते हैं कि नहीं हमारी कम क्यों हुई, आपकी क्यों ज़्यादा हुई है। नहीं, तो एल्डर वन होते हैं ना, उसके ऊपर आता है ब्लेम। अच्छा, नहीं फिर कजन्स के बच्चे, फिर वो छोटे बच्चे जो भी फैमिली में होंगे रिलेटिव्स के, आपके ऊपर फिर ड्यूटी होती है उनको भी देना है। क्योंकि आप बड़े होते हैं ना, तो हाँ फिर जी, आपको देनी आपको होती है। आप ले रहे होते हैं इधर से, उधर से दे भी रहे होते हैं, तो वो तो आप पे जैसे डिपेंडेंट होता है अब काफी। अब मैं ना, अब मुझसे लेने वाले ज़्यादा हैं और देने वाले अब बेचारे पेरेंट्स बचे हैं। तो अब लेने वालों की पूरी लाइन माशाल्लाह, हमारे इतनी बड़ी फैमिली के सारे बच्चे।
अब वो सब इतना एक्सपेक्ट कर रहे होते तो वो भी हमें पूरा करना पड़ता है। आप अपना और बताएं वैसे- सना कि आपको ईदी मिलती है या आप ईदी देती हैं? नहीं, और मुझे- आपकी कितनी ईदी नहीं, जमा मुझे होती है? ईदी मिलती भी है और मैं ईदी देती भी हूँ अच्छा। और ईदी सेव भी कर लेती हूँ, अपने पर खर्च नहीं करती। अच्छा, ये बात बिल्कुल सही की। इस दफ़ा जो है वो नए नोटों की पाबंदी थी। बिल्कुल अब चूँकि बड़ा होना भी नुकसानदेह है, क्योंकि जो जी। बड़े होते हैं उन पे सबकी नज़र होती है कि भाई हमें ईदी मिलेगी। तो अब किस तरह से ईदी, और नए नोट की एक अपनी बात होती है, वो ईदी होती सही है। पता चलता है कि ईद पे ईदी मिली है, ये नए नोट। तो इस दफ़ा आपने ईदी कैसे डिस्ट्रीब्यूट की? देखिए मेरे पास तो एक लॉकर है जिसमें नए नोट हमेशा अच्छा, मैं बचा के रखता हूँ। तो मेरे ख्याल That's a good idea. शो में बता रहे हैं, आप मुझे देख एक लें। शौक है, ये समझ लें कि एक शौक लॉकर का है। एड्रेस भी बता दें। नहीं नहीं क्योंकि सना, मेरे ख्याल से फिर कांटेक्ट करना चाहिए देखिए, इनसे, दो- क्योंकि इस दफा तो स्टेट बैंक ने नए नोट ही नहीं 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 है बिल्कुल, तो मुझे ये एज अ मतलब शौक या हॉबी कह लें, क्योंकि मुझे जो नए नोट की खुशबू है वो मुझे बहुत पसंद वो है। सबको बड़ी अच्छी ठीक है, लगती है। तो वो मेरा एक बचपन से, मतलब अभी नहीं, बचपन से ही जब भी मुझे नए नोट मिलते थे हमेशा मैं संभाल के रखता था। और अभी जब मैं बिजनेस में आया तो बिजनेस में भी मैंने मतलब जिन बैंक्स में मेरे बड़े अकाउंट्स हैं उनसे मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया कि आप अगर मंथली मुझे नए नोट इतने देंगे तो मैं आपको अकाउंट दूंगा। तो जाहिर है अब कंपनी के बड़े अकाउंट्स हैं तो उन्हें फिर मजबूरन मुझे नए नोट हर महीने देने पड़ते हैं। तो अभी तो कुछ महीनों से नहीं हुए, लेकिन पीछे मैंने स्टॉक इतना कर लिया कि अगले 5-10 साल मुझे प्रॉब्लम नहीं है। सही है, अब आपसे कांटेक्ट करेंगे ना नए नए बिल्कुल currency रिदा को सैफी लेके। के लिए सही- बिल्कुल, सही- क्योंकि सही मेरा है, क्योंकि नई करेंसी बच्चे तो मानते ही नहीं है कि नई करेंसी ना दो, जब मेरा- तक उनको वो ईदी नहीं हाँ। लगती, चाहे कितनी तो- पैसे हाँ, भले की दे अच्छा दो। पता है, देखिए रिदा के मुड़ा लिए 50 का इसलिए नोट कि हो मेरा या जो कड़कता हुआ 10 का नोट हो, बच्चा इंस्पायर उस 10 के कड़कते हुए नोट से होता है। हाँ, बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल। जी, तो जी, रिदा ने मेरा पहला इंटरव्यू एज अ बिल्डर वो रिदा ने किया था, तो रिदा के लिए ठीक है, ईदी हाजिर है नए भाई नोट। अच्छा, जैसे आपने अब ये बात की कि रिदा ने मेरा पहला इंटरव्यू एज अ बिल्डर किया था, आप मुझे बताएं कि आपके प्रोजेक्ट की खास बात क्या है? देखिए प्रोजेक्ट तो मैंने अब फौज में सारी उम्र गुजारी, 28 साल तो वहाँ गुजार दिए, ठीक है। उसके बाद जब मैं रिटायर हुआ मेरे पास टाइम बहुत कम था, तो जब मैं बिजनेस में आया मतलब एजुकेशन में पहले मैंने स्कूल बनाए, उसके बाद मैं बिल्डर बना, प्रोजेक्ट शुरू किए। तो फिर एक मेरा ख्वाब था कि मैं कोई ऐसा प्रोजेक्ट करूँ जो फी सबीलिल्लाह, एक सोशल वेलफेयर का हो, जिसके अंदर मैं एक कोई ऐसा निज़ाम लेके आऊँ जो हमें नहीं मिल सका आज तक। तो वो अल्लाह ने मुझे हिम्मत दी, ताकत दी, और मैंने आज से 2-2.5 साल पहले उसकी बुनियाद डाली, 2.5-3 साल पहले। और जब मैंने उसकी बुनियाद डालने लगा था तो उस वक्त रिदा ने मतलब इत्तेफाक से कोई ऐसा बना कि मेरा जो पहला इंटरव्यू हमारे सिटी का जो सोशल वेलफेयर का प्रोजेक्ट था वो रिदा सैफी ने लिया। बड़ा जबरदस्त प्रोजेक्ट था वो जी, आपका। वहाँ पे मैंने सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट दिया, क्योंकि जी। चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती थी। आज माशाल्लाह 2-2.5 साल गुजरने के बाद वहाँ घर भी बन गए हैं, वहाँ कॉलेज बिल्डिंग भी बन गई है, वहाँ हॉस्पिटल भी बन गए हैं, वहाँ खेलों के मैदान भी बन गए हैं। तो जहाँ public तक मुझे transport पता भी आ है गई कि है। आपने एक ऐसा प्रोजेक्ट जी, मुतारिफ जी। कराया, यानी 80 गज का, जी 80 गज पे भी हैं, 160 गज के भी हैं, 120 गज के भी हैं, 240 बहुत गज ही के भी reasonable हैं, price 5। में। जी जी, असल में प्रॉफिट नहीं है ना, किसी चीज़ में कोई प्रॉफिट नहीं, ठीक है। चाहे वो एजुकेशन सिस्टम हो, चाहे वो मेडिकल केयर हो, चाहे इवन जो सुपर स्टोर है उसमें भी चीज़ें इंतहाई सस्ती, क्योंकि किसी चीज़ पे कोई प्रॉफिट ही नहीं है। तो ये पहली दफ़ा इस टाइप का कोई प्रोजेक्ट आ रहा है। नॉन प्रॉफिट जी ऑर्गेनाइजेशन। जी, नॉन प्रॉफिट। तो जाहिर है घर सबसे सस्ता मिलना है, ठीक है, आटा हमने सबसे तो view सस्ता किया है मिलना ना। है, मतलब माशाल्लाह वो मेडिकल इतने के- खूबसूरत जी, 80 जी। गज और बड़े खुशादा, वहाँ इतना प्यारा माहौल है। और अच्छा, वो क्वालिटी हम पे last seat पे- क्वालिटी पे कंप्रोमाइज नहीं compromise किया, नहीं। मैंने नहीं किया। मेरी चाहे कॉलेज बिल्डिंग देख लें, मेरा वो कितने हॉस्पिटल, गज पर है? हमने देखे सबसे छोटा बंगला 80 गज पे है। नहीं, वो पूरा एरिया पूरा एरिया तो अब तो हम चलेंगे 550 एकड़ पे। 5.5 स्टार्ट 100 एकड़ से किया था, हम्म। 550 एकड़ पे चलेंगे, 5000 एकड़ पे जाना है। कराची में जो हमारा प्लान है 1 लाख घरों का, तो वो 5000 एकड़ पे है, क्योंकि हम साथ साथ ज़मीन खरीदते जा रहे हैं और साथ साथ उसकी एक्सपेंशन। तो अब जब ये लिवेबल हो जाएगा, अभी अगले महीने इंशाल्लाह जून में लोग वहाँ रहना शुरू हो जाएंगे, बसना शुरू हो जाएंगे, और जो सेशन हमारे स्कूल का है वो भी इंशाल्लाह चल पड़ेगा, हॉस्पिटल चल पड़ेंगे। फिर जब लोग देखेंगे कि इतनी कंफर्टेबल जगह, इतनी सेफ, जहाँ कैमरे बाब वायर, मतलब कैंटोनमेंट की तरह सेफ है ये, और सस्ते घर, सस्ती एजुकेशन, सस्ता मेडिकल केयर,
तो वो एक ट्रेंड बनेगा। यहाँ और तक कि transportation खाना के भी लिए आपने कुछ जी प्लान ट्रांसपोर्टेशन की है? जी मेट्रो अपनी है हमारी, हम्म। शारे फैसल से वहाँ डे नाइट मेट्रो हमने खुद अपनी गाड़ियाँ ले ली हैं, जो अभी जून में चलना शुरू हो जाएगी। रेस्टोरेंट फ्री है अंदर, दोपहर का खाना, रात का खाना सबके लिए फ्री है। जो वहाँ पे रहते हैं जी जी, सबके लिए खाना फ्री है, फ्री रेस्टोरेंट है वहाँ पे अमेजिंग आपको फैसिलिटीज और मिलेंगी। पिकनिक पॉइंट जी जी, बेहतरीन गार्डन, बेहतरीन फाउंटेन, बेहतरीन, मतलब इतना अच्छी लिविंग की जगह गरीब आदमी को इससे पहले नहीं मिली। तो ये मेरा एक ख्वाब था, मेरी एक ख्वाहिश थी, अल्हम्दुलिल्लाह अब वो ख्वाब जो है वो पूरा हो सामने रहा बन है। गई। जी जी बिल्कुल, सामने लोग रहना। अच्छा, फिर इसकी एक्सपेंशन है, जितना मुझे रिस्पांस मिलता जाएगा। मैं आज भी 16 लाख में बंगला दे रहा हूँ बना के, ठीक है। अब 16 लाख में बंगला जिसकी फिटिंग फिक्सचर बहुत सारी इम्पोर्टेड हैं, मतलब इंतहाई अच्छे मतलब क्वालिटी का, वो मैं नहीं समझता कोई और कर सकता है ये। क्योंकि यहाँ पे दो चीज़ें, एक तो नीयत बिल्कुल साफ है, बस नियत ठीक साफ है मंजिल जी आसान। जी, और दूसरा इरादा बहुत मुसम्मम है कि इसको करना ही करना है, ठीक है। देखिए हमने बहुत क्रिटिसाइज कर लिया, हमने देखे इतना खूबसूरत मुल्क अल्लाह ने हमें अता किया है, हम एक दूसरे की टांगें खींचने में हमने 72 साल गुजार दिए। क्या ही अच्छा होता कि हर शख्स अपनी बुनियाद पे कुछ अपने करता। एक रोल प्ले करता, बिल्कुल। इस मुल्क को बनाने हर शख्स अपना किरदार अदा करता, चाहे वो अपोजिशन है, चाहे वो गवर्नमेंट है, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो आप हैं, चाहे वो मेरी बहन है। हर शख्स अपना किरदार अदा करता है कि मैं क्या कर सकता हूँ इस मुल्क के लिए, ठीक है। तो ये मुल्क आज कहाँ का कहाँ पहुँच चुका हो। तो अब ये जो मोटिवेशन है कि हमें ना अच्छे टीचर मिले, ना हमें अच्छा एजुकेशन सिस्टम मिला, तो वो सारी चीज़ें हम वहाँ पे सिटी में कर रहे हैं। हम मोटिवेट करेंगे लोगों को, वहाँ की यूथ को, वहाँ के बच्चों को कि आएँ हम सब मिलके इस मुल्क को संवारते हैं। स्किल डेवलपमेंट सेंटर में बना रहा हूँ, बच्चों में बिजनेस स्किल डेवलप करेंगे प्रॉपर ऑर्गेनाइज तरीके से, उनको बिजनेसमैन बनाएंगे, इंडस्ट्रीज लगाएंगे, चाइना का इंशाल्लाह मुकाबला करेंगे इंडस्ट्रीज में, ठीक है। आज नहीं तो कम से कम आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद, 25 साल बाद हम इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ, क्योंकि देखिए आपको एक अच्छे एक ट्रैक पे चढ़ना है। गुफ्तगू का सिलसिला इसी तरह से जारी रहेगा और ईद का मौका है और ईद के मौके पर मीठा ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। हमारा केक आ गया है, आप एक छोटी सी ब्रेक पे जाएं, तब तक हम अपने मेहमान को केक खिलाते हैं। वेलकम बैक। हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और चूँकि मीठी ईद है और मीठा सबके हाथों में है और मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, थोड़ा सा जो है वो गुफ्तगू जो है थोड़ी सीरियस हो गई थी, अब थोड़ी जो है वो सीरियसनेस से हम हट जाते हैं। अच्छा मुझे बताएं, सिंगर कौन सबसे अच्छा है? सभी अच्छे हैं, बाथरूम सिंगर। बाथरूम सिंगर सभी अच्छे हैं लेकिन बाथरूम सिंगर घरों में कोई बात नहीं। कोई ईद की मुनासबत से कोई गाना या आप कोई मेरी तरफ शेर? क्यों देख रही है इस तरह से? नहीं 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 मतलब कहने का है कि आपका कहीं फोकस मेरे पे तो नहीं है कि मैं सिंगिंग करूं। मैंने तो आज तक कभी गाना नहीं गाया। कोई एक लाइन नहीं, ये तो झूठ है। नहीं गाया अगर है, कोई I mean, कहते हैं कि इतना मैंने- बुरा गाया है कि मतलब लोग डर के भाग जाते हैं। ये नहीं हो कि सभी डर के भाग जाए। नहीं नहीं कोई नहीं भागेगा, कोई नहीं भागेगा। आप तो पाकिस्तानी गाना, पाकिस्तानी बहुत अच्छे अच्छे सिंगर हैं हमारे पास। चले रीमा जी की मूवी का है, मुझे नाम नहीं आता मूवी का, पर उसके कुछ 2 बोल हैं जो मुझे याद है। बिल्कुल सुनाएं। और मेरी आवाज़ बहुत बुरी है, माजरत के साथ अगर बुरी लगे तो माफ़ कीजिएगा। जब तेरे पास मैं हूँ क्यों है बुझा बुझा है मेरे पास तेरे हर दर्द की दवा। जवाब चले जी, अलफ आ गया। आप बता दें कौन शेर सुना रहा है इस पे, या रिदा आप क्यों देख ही नहीं रही? एग्जैक्टली मैंने ये मेरा यॉर्ड था नहीं है सुनना इसलिए। लेकिन फिर भी देखिए, ये तो आप कह नहीं सकती कि आपने कभी गुनगुनाया नहीं होगा। मुझे बिल्कुल तो गाना वाना नहीं आता। अच्छा कभी नहीं गाया? नहीं, ऐसा हो नहीं सकता, कभी नहीं गाया। नहीं नॉट एट अच्छा ऑल। शेर और शायरी से कोई शौक है आपको?
हाँ वो तो मैं शायरी तो करती तो हूँ, बस फिर गज़लें कोई तो अच्छा मैं सा लिखती शेर हूँ। सुनाया ईद की मुनासबत से। अच्छा मैं मतलब हाँ शेर आप कहेंगे तो बिल्कुल, फिर तो मैं बाकायदा औसाफ न्यूज़पेपर पे मेरी हर हफ्ते या हर महीने जो है वो गज़लें नज़्में जो है वो छपती थी। तो मैं वैसे एक शेर सुना देती हूँ जो कि मैंने जब मैंने लिखना स्टार्ट किया नहीं, था, अब आपने गज़ल का जिक्र किया तो हम मैं वो गज़ल शेर पहले सुनाती हूँ, वो बहुत मज़े का है, आपको पसंद आएगा क्योंकि जब मैं व्हेन आई वाज इन 7th स्टैंडर्ड आई स्टार्टेड राइटिंग, जब उस वक्त मैंने लिखने का आगाज़ किया था बाकायदा, और मैंने पहला शेर लिखा था उस वक्त। अब आई डोंट नो हाउ पीपल टेक इट। मेरी लगी को तुम ऐसी लगी मत समझना, मेरी लगी को तुम ऐसी लगी मत समझना, मेरी लगी को तुम जिंदगी समझ बैठो। ज़बरदस्त। मेरी लगी को तुम ऐसी लगी मत समझना, कि मेरी लगी को तुम दिल लगी समझ बैठो। सही। अब गज़ल का भी जिक्र आपने किया था तो गज़ल चलिए गज़ल सुना देती हूँ। ये गज़ल वो है जो मैंने आज काउंसिल में भी बहुत अच्छा हमारा मुशायरा हुआ था बहुत बड़ा, उस वक्त भी वहाँ पढ़ी थी, और ये मतलब मेरी अपनी फेवरेट गज़ल मुझे थोड़ी सी सेंट लॉन्ड्रा पे है, सेंट लॉन्ड्रा पे, लेकिन मैंने चार सू खौफ है आसेफ की मस्तन की तरह, चार सू खौफ है आसेफ की मस्तन की तरह, जिंदगी अपनी है उजड़े हुए मचपन की तरह, उसको माजी से अकीदत की अलामत समझो, उसको माजी से अकीदत की अलामत समझो, बात करता है सुम्ह में भी बचपन की तरह, याद रख मैं ही कड़े वक्त में तेरे काम आऊंगी, याद रख मैं ही कड़े वक्त में तेरे काम आऊंगी, को जुदा हूँ मैं तुझसे किसी उतरन की तरह, दोनों आपस में तारुफ के रवादार नहीं, दोनों आपस में तारुफ के रवादार नहीं, जिंदगी मौत में उलझाओ है सौकन की तरह, सबकी तकरीम करूँ हस्बे मरातिब बेदिल, सबकी तकरीम करूँ हस्बे मरातिब बेदिल, कोई बंधन ही नहीं यार के बंधन की तरह, अपनी मंजिल की खबर मुझको हो क्यों करेगा, अपनी मंजिल की खबर मुझको क्यों कर होरेदा, दस्ते गिरदाब ताकि गहरे अल्फाज थे, स्पेशली वो सौकन वाली जो लाइन आई थी किसी तारुफ के मुताबिक। शेर व शायरी से इसलिए लगाव रहा क्योंकि जब उर्दू ज़बान के हवाले से और उस पर हमने बड़ा काम किया, मैं ये तो नहीं कह सकती कि इस लिहाज से, लेकिन क्योंकि हमने स्टार्ट से स्कूल के डेज से ही जो है हम बहुत पार्टिसिपेट करते थे को करिकुलर एक्टिविटीज़ में, और डिबेट सर्कल से रहा हमारा ताल्लुक तो शुरू से, और ऑल पाकिस्तान लेवल पे जो है वो पोजीशन भी रही उसमें, तो फिर साथ साथ फिर ये शेर व शायरी और इसमें सारी चीज़ों में हम आ गए। कोशिश ये रहती है कुछ ना कुछ लिखते रहे। अब काफ़ी टाइम ऐसा हो गया है, लेकिन जो भी मेरी चीज़ें जितनी भी लिखी, बल्कि मैं अपनी किताब की तरफ भी आ रही थी कि उसको भी पब्लिश कराऊँ, उसके साथ की तरफ भी जाऊँ, लेकिन ये कि अब क्योंकि टाइम इतना मिलता नहीं है जब से प्रोग्राम किया बाकायदा खुद से, कि वो आपको भी पता है कि जब कितनी रूटीन हो गई है। वरना ये था कि जितना मैंने लिखा शुरू में आज 60 ईयर्स बैक, तो वो अच्छा खासा मटेरियल जमा हो गया था, लेकिन अभी भी उसकी नोक पलक सही करना और उसको एडिट करना जो सारा काम होता है, तो वो सारी चीज़ों का वक्त ही नहीं मिल रहा। वरना कोशिश तो ये थी बीच में, और आपने वो चीज़ आज दोबारा से जो है वो जिंदा कर दी, वरना कहीं ना कहीं ये चीज़ जो है वो खो गई थी। ये जो है मेरी यही कोशिश थी कि इसको अब आगे जाके जो है किताब की फॉर्म में लेकर आया जाए। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है नज़्में और गज़लें मटीरियल इतना जमा हो गया है कि वो न्यूज़ से पब्लिश होता है। बिल्कुल। अच्छा, हमें खुफिया ज़राए से पता चला है कि जाकिर साहब भी शायरी करते हैं। जी शायरी करता हूँ, मेरी किताब की तकरीबन तैयार है बिल्कुल सही। पब्लिश होने की। आज के मौके की मुनासबत से कोई शेर? मौके की मुनासबत से तो मुझे जहन में कुछ आ नहीं रहा, लेकिन वैसे अगर आप गज़लियात ज़्यादा हैं मेरी, और आजकल तो मैं कौमी नग़मे ज़्यादा लिख रहा हूँ। ये गज़ल के क्या अशार हैं कि हवा के दोष पे लहराते बादलों की तरह, मिजाज उसका बदलता है मौसमों की तरह, अजब की तर्ज मुलाकात अब की बार के जो, न चाहतों की तरह थी न नफरतों की तरह, तो वो दूर जाके भी अपने नकूश छोड़ गया, किसी किताब में महफूज चंद दिलों की तरह, न हो ये मेरा भी अंजाम घुट के मर जाना, किसी मुफलिस के कलेजे की ख्वाहिश होगी। अब मैं तो बड़ा ही
ये तो सीक्रेट है कि भाई आज तो 2 शायर हमारे दरमियान बैठे हैं और आप रदा पहले फुर्सत में अपनी किताब पब्लिश करना है और सेल फॉर यू जाके साथ। अच्छा बहुत, क्योंकि आजकल जब से गैजेट्स और इसका ज़माना आया है जी तो बिल्कुल, लोग किताबों से दूर हो गए हैं लोग। किताबों से दूर हो लगा गए, होना ही चाहिए। पढ़ने से लिखने से दूर हो गए हैं। आज भी अगर हम जो चीज़ एक अखबार में पढ़ते हैं रिसाले में, उसकी तासीर और होती है जो हम मोबाइल में देख लेते हैं आजकल। तो उसकी तासीर अलग ही होती है और ऐसे लोगों की तो अभी आजकल बहुत ज़रूरत है। मिशाल, आपका कोई इंटरेस्ट है शेर व शायरी से? शेर शायरी से मूड पे डिपेंड करता है। जब मूड होता है बिल्कुल इंटरेस्ट लेती हूँ, लेकिन उस तरह से कुछ लिखा नहीं, क्योंकि मेरा टोटली फोकस्ड अभी जो है सिर्फ एक्टिंग, डिफरेंट अपनी चीज़ें, मॉडलिंग है प्लस एक्टिंग है। तो अब बेसिकली जो सच है वो ये, इन चीज़ों से टाइम मिलता ही नहीं है। तब अगर इन चीज़ों से निकले कुछ इंसान, कोई ऐसा प्रोजेक्ट से गैप हो आपको, तो आप ज़रा माइंड लेके जाओ, कुछ रिलैक्स हो, फिर सोचो। तो बस ये कि कैरियर में ही इतनी ज़्यादा बिजी रहा हूँ। अच्छा, आपका कोई नया प्रोजेक्ट आ रहा है, आप मेरा हमारे व्यूअर्स के बिल्कुल साथ एक शेयर मेरा, करना जी चाहें? बिल्कुल शेयर करना चाहूँगी। एक मेरा घर दिमाग चल रहा है, एक मेरा शूट अभी ऑन एयर होगा आफ्टर आई थिंक 2 मंथ्स 3 मंथ्स, अभी ज़रा चीज़ें वो चल रहा है शूट, और एक हम पे मेरा चल रहा है ये दिल मेरा, एक ख़त्म हुआ है, अभी प्रोजेक्ट ख़त्म हुआ है, रिश्ते देखते हैं, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, प्लस एक शो चल रहा है। वो शो तो वैसे ही मतलब एक नॉर्मली शो है, मतलब एक सेगमेंट्स होते हैं उसमें, डिफरेंट तरह का करती हूँ टीवी से। बाकी जो है एक न्यू प्रोजेक्ट मेरा इंशाल्लाह कमिंग सून देखने को सही है। अच्छा, मिलेगा। कोविड-19 की वजह से कोई इफेक्ट हुआ शोबिज़ इंडस्ट्री को? जी बिल्कुल, ये जो मतलब इस टाइम पे इन द सिचुएशन शोबिज़ इंडस्ट्री भी बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम में है, और हर जगह ही प्रॉब्लम में है, लेकिन फिर भी बेहतरी, अभी ड्रामे भी रुक गए, मतलब शूट चल रही थी, शूट चलते चलते रुक गई, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मतलब रुक गई हैं, कि वरना प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा है, इंडस्ट्री पे भी फ़र्क पड़ा है और हर तरह की जॉब्स में ही फ़र्क पड़ा है, लेकिन इस इंडस्ट्री में ही मतलब इतनी ज़्यादा मतलब ग्रो, माशाल्लाह से हमारी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। फिल्म इंडस्ट्री भी देखी जाए, ड्रामा इंडस्ट्री तो वैसे ही है, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री भी ग्रो साइड पर है, लेकिन अभी इन नाउ सिचुएशन, दैट सिचुएशन बहुत प्रॉब्लम है, कि हर जगह ही प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी ऐसा ऐसा ग्रो अप चीज़ें हो रही हैं और इंशाल्लाह हो जाएंगी भी। इसके अलावा भी हम देख रहे हैं पीटीवी से जो है वो टर्किश प्ले जो है वो ऑन एयर है, इस हवाले से आप क्या समझती हैं? अच्छा, पॉजिटिव? मुझे लगता है कि ठीक है, अपने को बढ़ावा देना चाहिए अपने टैलेंट को, लेकिन इससे हमें अगर पता है ना हम क्या कर सकते हैं, तो हमें कॉम्प्लेक्स का शिकार नहीं होना चाहिए कि हाँ जी हमारी जगह वो लोग ले रहे हैं। लाइक आप अपना बेस्ट करें, और अगर वो जो प्ले चल रहा है बेसिकली वो हमें, वैसे तो कुछ भी देखने में हमारे बहुत से चैनल्स हैं, हमारे ड्रामा से बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं जिन पे हम काम कर रहे होते हैं, दिखा रहे होते हैं, वो एक इस्लामिक कॉन्सेप्ट है। अगर ज़्यादा जब तक हम लोग उस लेवल पर पहुंच के वो लेवल का काम नहीं कर सकते, तो तब तक तो हमें अवेयरनेस तो देनी है ना। एटलीस्ट वो इंडियन मूवीज़ देखने से तो बेहतर है कि आप इस्लामिक कोई चीज़ देख रहे हैं जिसमें आपको अपनी हिस्ट्री का पता चल रहा है, या मतलब एक हिस्ट्री जो गुजरी है, क्योंकि हमारे यहाँ जितने भी बच्चे हैं या हम लोग जो बड़े हो रहे हैं, हम लोग को अक्सर लोगों को ये होता है कि हिस्ट्री का इतना नॉलेज ही नहीं होता कि पास्ट क्या था, ये चीज़ें क्या थी, और हम लोगों का इंटरेस्ट भी नहीं होता है। जब हम इस तरह की चीज़ें देखते हैं तो हमें पता चलता है अच्छा इस्लाम में ये भी हुआ था, इस तरह से फाइट्स हुई थी। हम देखते हैं इंडियन कॉन्सेप्ट, जैसे कि हम रामलीला देख लेंगे, ये देख लेंगे, इनकी जो मूवीज़ हैं उसमें कहेंगे हाँ जी वो तो हीरो है। हम ये नहीं देखेंगे कि हमारे इस्लाम की खातिर कितनी जंगें हुई, वो जंगें क्या थी, और वो हमारे बेसिकली हीरोज़ थे, जो हमारे सहाबा कराम थे या जितने भी वो हमारे बड़े गुजरे हैं, उनके जो चीज़ें हैं उस पर हम लोग जो कर रहे थे, तो वो एक बड़े गुजरे हैं। लेकिन अब वो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो ड्रामा मैंने बेसिकली पूरा नहीं देखा, मैंने उसकी शायद से एक आधी एपिसोड देखी है, लेकिन मुझे जहाँ तक देखी है मुझे ये लगता है कि वो एक इस्लामिक से रिलेटेड है, तो उसमें कोई इतना बुरी बात नहीं है नहीं देखना। हाँ, क्योंकि उसको हाइप देनी थी ना, एक्चुअली हाइप मैं ये बात भी है, और मैं एग्जैक्टली सना यहाँ पे ये बात भी कहूँगी कि ये कंट्रोवर्शियल इसलिए भी बहुत ज़्यादा हो गया क्योंकि वो हमारे सेलिब्रिटीज ने बहुत सारे माइंड कर गए, बहुत सारे एक्टर्स के जी वो कॉन्शियस हो रहे हैं ना, कॉन्शियस होने लग गए। और मुझे लगता है कि आपने एबिलिटी है तो आपको किसी को कॉन्शियस होने की जरूरत नहीं है। आपको अपना करना है, आपको अपना बेस्ट देना है, यानी कि
आप उनके साथ कंपेयर क्यों कर रहे हैं? उनका उनका ट्रेडिशनल अलग है, उनका काम करने का स्टाइल अलग है, हमारा काम करने का स्टाइल अलग है, हमारी इंडस्ट्री डिफरेंट है, तो हमें बिहेव भी और मेरे डिफरेंट ख्याल से करना हमारा चाहिए। भी बहुत सारा कंटेंट और हमारा हमारा पे ड्रामे जो बहुत हिट रहे पूरी दुनिया वो में देखे बाहर जाते हैं। देखे गए बिल्कुल। बाहर दूसरी जबानों में डब करवा के वहाँ पे भी हमने देखा कभी गया हॉलीवुड उनको, की मूवीज लेकिन- देखते हैं, उस पर तो कभी भी ऑब्जेक्शन नहीं किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे इसको बहुत कंट्रोवर्शियल बना दिया हमारी इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, विच इज आई थिंक नॉट रियली गुड। क्योंकि देखें आप अगर वहाँ पे क्योंकि हम देख रहे थे कि उसके ऊपर सभी बोलना शुरू हो गए, एक शुरू करता है तो क्या कहता है, उसके बाद फिर आगे से दूसरा जवाब देता है, फिर वो लाइन लग जाती है। लेकिन और फिर गवर्नमेंट को भी बड़ा क्रिटिसाइज किया गया, लेकिन आई थिंक ये गवर्नमेंट का अच्छा इनिशिएटिव अच्छा था। क्योंकि आप देखिए ना, अगर सरकारी इदारे को अच्छा पैसा मिल रहा है और अच्छा उससे रिस्पॉन्स मिल रहा है और वो फिर से जिंदा हो रहा है, तो इट मीन्स आपको उसको अप्रिशिएट करना Appreciate चाहिए करना गवर्नमेंट की चाहिए। पॉलिसीज को भी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वही बात है कि यहाँ पे भी क्रिटिसाइज किया गया बिल्कुल, इससे हमें ये भी पता चल रहा है ना कि हमारी आवाम देखना क्या चाहती है। एग्जैक्टली। अभी अब जो दिखाया जाता है जिस तरीके से एंटरटेनमेंट में ये जो स्टोरीज होती हैं, क्या वाकई आपको लगता है हमारे माशरे की अक्कासी कर रही हैं? एक्चुअली हमारे या माशरे की इतना बोल्ड होना चाहिए? बहुत सारे ऐसे ड्रामाज हैं, मैं नाम नहीं मेंशन करूँगी, लेकिन क्या वाकई ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल हमारे माशरे की अक्कासी हो रही है? मुझे लगता है कि बिल्कुल नहीं है, लेकिन कुछ ड्रामास तो ऐसे हैं जो रियलिटी बेस है, जो कि बेसिकली हमारे यहाँ कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं कि या तो लड़की को मासूम बना दिया जाता है या फिर लड़के को मासूम बना दिया जाता है। बेसिकली मेरा कहने का मकसद इतना सा है कि हमें कुछ और चीज़ों पर भी काम करना चाहिए, इस चीज़ से बाहर निकल के, कि उससे बाहर भी बहुत दुनिया है, बहुत कुछ है करने को। फैमिलीज के साथ बैठ के देखने वाले ड्रामे देखने वाले आजकल काफ़ी ड्रामे ऐसे हैं कि जो हम फैमिली के साथ बैठकर नहीं देख सकते। नहीं देख सकते। लिटरली मेरे बच्चे साथ बैठे होते हैं, तो वैसे भी मैं बहुत कम ड्रामा वगैरह देखती हूँ, मेरी सोशल इतना टाइम ही नहीं मिलता मुझे। लेकिन जब देखने बैठो ना तो फिर मुझे रियलाइज़ होता है कि देखिए पहले के ड्रामे ना विद इन देयर लिमिट्स बिल्कुल होते थे। बिल्कुल, तन्हाइयाँ हो गए, हाँ दो बिल्कुल। किनारे, जांगलूस, दश्त और बहुत सारे और हैं। बहुत सारे अभी के भी कुछ जो रोमांटिक ड्रामे भी हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि फैमिलीज के साथ नहीं होते। एक्चुअली कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो उस जंग में हर कोई कहता है कि हम बेस्ट से बेस्ट है, तो वो फिर कुछ नया एक्सप्लोर करने के आप चक्कर में जैसे, कुछ रिदा कह रही थी ना, हर प्ले में देखिए आपकी कंटेंट डिफरेंट है, हर चीज़ जो है ग्रो अप, मतलब एक अगर एक प्ले हिट है, एक सीरियल हिट है या एक सिटकॉम कुछ भी एक्सपेक्ट हिट हो रहा है, तो वो नेक्स्ट उससे अच्छा बनाने की, उससे अच्छा कंटेंट इसलिए हमारी आवाम भी तो एक्सपेक्ट करती है पीछे ना। पहले कहीं के ना दौर कहीं। में एक ही कंटेंट था। मुझे लगता है कि हाँ, हमारी तो आवाम मैं की तो नहीं समझती एक्सपेक्टेशंस कि भी तो मैं है ना बहुत समझती हूँ ज़्यादा, कि- वरना क्या होता है कि हम हमारी आवाम का यही होता है यार पाकिस्तानी ड्रामा, पाकिस्तानी चीज़ें नहीं ये देखने की नहीं है, यू नो बट बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं कि यार नहीं यार पाकिस्तान में क्या, बिकॉज हमारे पाकिस्तानी ड्रामाज दुनिया में देखे जाते हैं और दुनिया में पसंद किए जाते हैं। आई थिंक कि पाकिस्तानी ड्रामास की पसंदीदगी आज की नहीं है, बहुत पुरानी। वो बहुत पहले से हसीना मोइन के ड्रामे होते थे, नूर हुदा शाह के, तो उस वक्त से उसमें उनकी रख रखाव पसंदीदगी- होता था, हाँ, डायलॉग्स होते थे, traditions हमें, लोग सुनते थे reflect गौर कर- से ना। हाँ। अब तो ऐसा कुछ नहीं था, अब तो सबसे पहले सोशल इश्यूज पे और तो जो बहुत कम आवाज उठाई फातिमा जाती सुरैया है। बजिया के ड्रामे होते थे, जिसमें बड़े वो टिपिकल शादियां दिखाई जाती थी, हाँ। उसके उसी से ट्रेंड चला ना कि अब शादियां दिखाते हैं। हाँ, पक रमजान जाता है। गुजरा है, तो मैं देखती थी कि भाई जैसे इफ्तारी हुई है, उसके बाद इतने धमाकेदार गेम शोज आ रहे हैं, वो कोई किस चैनल पे, इतने सारे गेम शोज। वो टाइम ऐसा होता है कि हम जैसे भी थोड़ी देर टीवी के आगे बैठते हैं, उस वक्त थोड़ा कोई नबी का किस्सा हो, कोई तो वो ज्यादा एग्जैक्टली हमें अट्रैक्ट करे, या शायद मुझे जी, ऐसा बिल्कुल। लगा कि उस वक्त इतना चीख पुकार के नहीं, होना रेटिंग भी चाहिए। उनको सबसे ज्यादा मिलती है। या क्यों correct। रिदा क्या कहती हैं? बिल्कुल। और जाहिर सी बात है, लेकिन अच्छा वैसे मैंने कुछ ऐसा ट्रेंड चेक किया है पाकिस्तानी ड्रामा का, क्योंकि मुझे उसके ऊपर एक रिसर्च स्टोरी बनानी थी उसकी वजह से, तो मुझे वो भी थोड़ा सा देखना पड़ा। लेकिन आई फाउंड कि हमारे यहाँ कंटेंट अच्छा भी बना है, कुछ चैनल्स जो हैं वो अच्छा कंटेंट पेश कर रहे हैं, डिफरेंट कंटेंट यानी कि स्टोरीज पेश कर रहे हैं, लेकिन कुछ चैनल्स ऐसे हैं कि जिन्होंने अगर एक ड्रामा उनकी स्टोरी पे हिट कर गया तो उन्होंने नेक्स्ट ड्रामा भी ऑलमोस्ट उसी स्टोरी पे बना लिया और फिर आगे तीसरा चौथा भी वही रिपीटेशन में डाल दिया। तो मेरे ख्याल से डिफरेंट होनी चाहिए कोई चीज़, क्योंकि वैसे तो अभी जो इरगाल चल रहा है हमारे पास ड्रामा,
वो डिफरेंट है स्टोरी और उसमें कंसेप्ट चेंज है, तो इसलिए वो हिट भी हुआ है। तो अब आप कोई भी नई चीज़ इंट्रोड्यूस करवाते हैं मार्केट में, ये तो ऑब्वियस सी बात है। वो जब इनिशियली जब फर्स्ट ऑफ फेस में इंट्रोड्यूस होती है तो उसको लोग पसंद भी करते हैं और वो हिट भी होती है और उसकी रेटिंग भी आती है। तो मेरे ख्याल से हमें शायद इन सारी चीज़ों से बाहर निकल के कुछ और कॉन्सेप्ट की तरफ भी जाना चाहिए। लेकिन मुझे याद है सिटकॉम्स बहुत टाइप की चीज़ें होती थी जो कितना हिट हो जाती थी, और जो कॉमेडी शोज हमारे हो रहे थे वो बड़े हिट हो गए थे बीच में। फिर उसके बाद वो ट्रेंड चला गया, तो वो ट्रेंड्स पे भी मेरे ख्याल से पाकिस्तान में एक ट्रेंड का भी थोड़ा सा मामला होता है कि लोग कुछ टाइम तक कुछ चीज़ पसंद करते हैं, उसके बाद उनका मजाक हो जाता है, मूड बदल जाता है, वो कुछ और तरफ स्विच कर जाते हैं। एग्जैक्टली। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। आई वांट टू ऐड कि देखिए वही हम कास्ट, वही अदाकार हम पहले ड्रामों में देखते हैं, फिर वही मॉडलिंग में देख रहे थे और अब वही फिल्मों में देखते हैं, तो फिर हमें कुछ डिफरेंस नहीं लगता कि भाई हम फिल्म देख रहे हैं। फिल्मों में नहीं, फिल्मों में जो है मतलब इस तरह अब आए, मतलब अब नए लोग जितने भी आए या जो एक्टिंग कर रहे थे तो वो एकदम से फिल्म में ऐसे कोई नहीं आ जाता, ऑफर्स तो हो जाती है लोगों को। नहीं, उनका पॉइंट मैं समझ रही हूँ। आपका पॉइंट ये है कि यानी ड्रामा स्टार्स अलग होने चाहिए और फिल्म स्टार अलग होने चाहिए, लाइक बॉलीवुड। मैं समझती हूँ इस बात उसमें एक अट्रैक्शन होती है। लेकिन हमारे यहाँ ना इतनी प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ इंस्टीट्यूट नहीं है, तो हम लोग हाँ, को कहीं से बेसिकली सीख ड्रामा नहीं से सकते। एक स्टेप बाय स्टेप होता है, तो लर्निंग प्रोसीजर होता है। उसके बाद फिल्म एक बड़ा पर्दा है, उस पर काम करने के लिए आपका एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। आपने सीखा हुआ हो, उसका वो आपके जो पास है वो वजन experience आप हो। उठा सके तो ही आप आगे बढ़ेंगे ना। अगर आपको काम का एक्सपीरियंस नहीं है और वो बड़ा पर्दा है, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो डायरेक्ट फिल्म से आए हैं और वो सक्सेसफुल भी हो गए, लेकिन हमारे इंस्टीट्यूट नहीं है, तो होता ये है कि वो वहाँ हमारे पास है, नापा लेकिन है हमारे पास, बिल्कुल उसके है, अलावा वो तो अभी टैलेंट कह की रही तो हैं। कमी है भी नहीं हमारे हाँ, पास ना। सही कह रही है, नापा है बिल्कुल। लगता है कि विद इन 5 to 10 years शायद इस चीज़ पे फोकस होगा कि जो ड्रामास के हैं वो ड्रामास में ही रहेंगे और जो फिल्म स्टार हैं वो फिल्म स्टार ही रहेंगे। थोड़ी लेकिन होता ये क्योंकि है कि आवाम होगा। जिसको देखना चाहती है। वैसे आई बिलीव एक चीज़ और भी है यहाँ पे, एक पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सारी दुनिया जो है ना वो डिजिटलाइज होती जा रही हाँ है जी। और अब सोशल मीडिया का ज़माना आ गया है। और यू कैन नॉट इमेजिन कि जो अभी बात करें कि मूवी में, ड्रामों में या मॉडलिंग में वो सब, अब वो एक इसलिए हो गया है कि जिसकी ज़्यादा व्यूअरशिप है, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो बिल्कुल या आपकी टीवी पे हो, वो सबसे ज़्यादा हिट है। इस वजह से लोग उसको देखेंगे, उसका नाम आएगा, लोग उसको देखेंगे। वो चाहे करंट अफेयर्स का प्रोग्राम करो, वही बंदा शायद मॉडलिंग में भी हो, शायद वही एक्टिंग में भी हो। Exactly. तो ये एक ट्रेंड हो गया है और ये यहाँ पे नहीं, ये पूरी दुनिया में हो गया, क्योंकि जाहिर सी बात है अब आप जैसे जैसे डिजिटलाइज होती जा रही हैं चीज़ें, लोग अपने आप को मॉडल करें। पहले कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था कि क्या एक, आप देखें ना, बल्कि आप खुद भी बेहतर सलाह इस बात को तो जानेंगे कि जो न्यूज़ एंकर्स थे या प्रोग्राम एंकर, जो करंट अफेयर्स हार्डकोर जर्नलिस्ट कहलाते थे, वो भी आज तो ब्रांड्स में आ रहे होते, ब्रांड्स की मॉडलिंग करना पड़ रही होती है और चीज़ों के उसमें आ रहे होते हैं। साथ ही साथ वो जो है फिर वो रमज़ान की ट्रांसमिशन सब कर रहे हैं, बिल्कुल, फिर वो बिल्कुल। ईद में भी आ गए हैं, फिर सब One man show हो रहा है। उनका फेस जो है वो सेल हो रहा है, तो वो आ रहे हैं, हर चीज़ में आ रहे हैं। तो और पब्लिक जो देखना वो चाहती सारी है। चीज़ें देख रहे हैं और पब्लिक पसंद भी कर रही थी, क्योंकि वो उसमें एक चीज़ और आ जाती है, ऐड हो जाती है कि वहाँ ब्यूटी के साथ जो विजडम भी आ जाती है, क्योंकि वो ज़्यादा लर्न होते हैं और चीज़ें बढ़ के आ जाती है। एट टाइम्स ऐसा भी होता है, तो ये भी एक फैक्टर उसमें शामिल हो सकता है। तो इस वजह से अब चीज़ें जो कि डिजिटलाइज की तरफ जा रही है। अब वो देखिए ना, अब जब पुर्तगाल के जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनको लोगों ने सोशल मीडिया पे फॉलो किया, इंस्टाग्राम पे जाके, तो वहाँ पे पाकिस्तानियों ने और बाकी दीगर लोगों ने भी उनको किस तरह के कमेंट्स किए जो नहीं उस लेवल तक केपेबल हो रहे थे, तो वो उनको डाइजेस्ट नहीं हुई, वो चीज़ एब्जॉर्ब नहीं हुई, वो उन्होंने वहाँ जाके उनको कह दी, नेगेटिव भी कुछ कमेंट्स दे दिए, पास आउट कर दिए। तो अब लोगों को, जिनको आइडिया है, जिनको पता है, वो समझ रहे हैं कि चीज़ें बहुत क्विकली डिजिटलाइज हो रही हैं और आगे सोशल मीडिया का ही ज़माना होगा। बिल्कुल। तो फिर उनको पता है कि भाई वहाँ पे भी जो लोग हैं वो न्यूज़, ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई न्यूज़ एंकर या प्रोग्राम एंकर है या कोई इर्तिगाल में हलीमा सुल्तान का कैरेक्टर प्ले कर रहा है, तो वो कुछ और नहीं कर पब्लिक किसे सकता। पसंद कर रही है, ये चीज़ मैटर कर रही है। बिल्कुल, हमारे प्रोग्राम का टाइम बिल्कुल ख़त्म होने वाला है। आप सब मेहमानों का बहुत शुक्रिया। जाते जाते मैं चाहूँगी जाकिर साहब आपसे ईद के लिए एक छोटा सा मैसेज, फिर उसके बाद मैं चाहूँगी उरूज आप, फिर शादिया आप। देखिए, आजकल के जो हालात हैं उनको अगर सामने रखा जाए तो मेरा तो मैसेज यही है कि एक दूसरे का ख्याल रखें, एक दूसरे के काम आए, और ख़ासकर उन लोगों का जो खुशी नहीं मना सकते कोरोना की वजह से, जिनके घर अफेक्ट हुए हैं या फाइनेंशियली अफेक्ट हुए हैं, अपने इर्द गिर्द देखें, अपने मोहल्ले में देखें, ठीक है, उससे थोड़ा निकल के अपने शहर में देखें, और
जितना आप किसी की मदद कर सकते हैं वो करें, क्योंकि ये सबसे बड़ी ज़रूरत है इस वक्त। जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि ईद का मौका है और ईद को ईद की तरह ही मनाएं और घर पे रहें। लोगों से दूर नहीं होना है, लोगों से दूर नहीं होना, आपने सिर्फ इस सिचुएशन में डिस्टेंस रखना है। कुछ लोग होते हैं कि शुरू में जब ये सिचुएशन आई थी, लोग लोगों से दूर हो गए थे, लोग लोगों से डरने लग गए थे। हमें लोगों से लग गए। डरना नहीं है, हमें लोगों का ख्याल रखना है। बेसिकली उनसे इतना प्यार है, ये इतना ख्याल है, इसलिए हम उनसे डिस्टेंस रख रहे हैं। तो प्लीज़ दिल में उन लोगों के लिए प्यार रखें और डिस्टेंस मेंटेन रखें और ईद अच्छे से मनाएं। शाज़िया आप? बस यही मैं कहना चाहूँगी कि बस SOPs को हम फॉलो करें और हम ऑब्वियसली पूरी दुनिया इकोनॉमिक रिसेशन से गुजर रही है, ठीक है, तो फिर ये ईद ऑब्वियसली बहुत डिफरेंट है। तो हम SOPs फॉलो करें और थोड़ी सी मैच्योरिटी का मुजाहरा करें और अपने से कमतर लोगों को हम ईद में शामिल करें। कुछ हम अपना स्पेंड दूसरों पर भी करें और प्लस ये कि सोशल डिस्टेंस रख के हम अपने रिश्तेदारों से वीडियो कॉल पे, वीडियो लिंक पे ईद मिल सकते हैं, जूम मीटअप हो सकता है, लेकिन इस तरह थोड़ी सी मैच्योरिटी बनता है। विशाल आपने कहना चाहिए? मैं बिल्कुल यही कहना चाहूँगी कि मतलब ईद का दिन है, ये तो मेरा पब्लिक सर्विस मैसेज ये है कि बिल्कुल कि अगर हम नहीं जाएंगे किसी के घर, थोड़ा सा मतलब सब्र कर लें, या आवाम के लिए, ऑडियंस के लिए यही स्पेशली कि सब्र करना पड़ेगा। दिल चाह रहा होगा, ऑब्वियसली रिश्तेदार हैं, मिलने का भी दिल करता है, लेकिन इस तरह से हम किसी से दूर नहीं होते या किसी से मतलब ये नहीं होता कि हम उससे अलग हो गए कि हमारा कोई बहुत अपना है। तो उससे इस तरह की सिचुएशन है कि आप उससे कांटेक्ट में भी रहें, अपने मतलब दिल में याद करें, उससे फ़ोन पर बात करें, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन इस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का ख़याल रखें और अपना भी ख्याल रखें, दूसरों का भी ख्याल रखें और गवर्नमेंट की जितनी इंस्ट्रक्शंस हैं प्लीज़ उसे फॉलो कीजिए, क्योंकि ये हमारा ही फ़ायदा है। अगर हम इस दफ़ा समझ लेंगे, एक बार अगर हमने समझ लिया तो ये हम इस जंग से लड़ जाएंगे, वरना फिर बहुत मुश्किल है, क्योंकि अब तक कोई वैक्सीन नहीं है, कुछ नहीं है। तो बस दैट्स ऑल कि अपना ख्याल रखें, दूसरों का। आप ईद के हवाले से क्या मैसेज देना चाहेंगी? सबसे पहले तो सबसे वेरी इम्पोर्टेंट ये है कि मास्क, सैनिटाइज़र, ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल करें और जो SOPs हैं उनको प्रॉपरली फॉलो करें, क्योंकि मास्क आपने लगाना है, क्योंकि जो कोरोना का पेशेंट होता है उससे कॉन्ट्रैक्ट का जो मामला है वो सारा इसी पे बेस करता है कि खुदा ना खास्ता अगर कोई चीज़ आ गई आपके ऊपर या कुछ हो गया जो बीमार है उससे, तो फिर आप जो है वो कॉन्ट्रैक्टेड हो सकते हैं। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है, इसलिए मास्क का इस्तेमाल ईद कैसे मनाएं? और दूसरा ये कि ख़ास तौर पे जाहिर सी बात है आप मिले, लेकिन इन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली बात है आपको सेफ और सिक्योर रखेंगे। और दूसरा ये कि इस चीज़ पे जैसे कोरोना वायरस के पेश नज़र जो लॉकडाउन है उसकी वजह से मेंटल प्रॉब्लम्स बहुत सारी आ रही हैं, तो एक्टिविटीज़ अपनी जो है ना वो उनको लिमिटेड तो करें SOPs के साथ, लेकिन बंद ना करें, क्योंकि उसकी वजह से मेंटल प्रॉब्लम्स का बहुत सारे रिपोर्ट हैं और आप खुद भी जानते हैं इस बात को सना। तो मेरे ख्याल से आप थोड़ा सा निकले हैं उस चीज़ से, क्योंकि फेस्टिविटी आई है और मैं यही समझा रही थी बहुत सारे लोगों को अपने इर्द गिर्द में भी कि ये ना सोचें कि बस अब ख़त्म हो गया, सब कुछ उदास हो गया, क्योंकि जब आप इनसाइड फील करते हैं उदासी तो फिर वो सारी चीज़ें ख़राब होने लगती हैं। और मेरे ख्याल से कि ये तो अल्लाह ताला का भी फरमान है कि उदास नहीं होना चाहिए, और जो है जाहिर सी बात है आपको हर चीज़ मिली हुई है तो ये नेमतें सारी चीज़ें इनका शुक्र अदा करें और साथ ही साथ अच्छे से इंजॉय करें, लेकिन अपना ख्याल भी रखें और दूसरों का भी ख्याल रखें। बिल्कुल सही। आप तमाम मेहमानों को बहुत शुक्रिया, और तमाम मेहमानों ने हमें यही मैसेज किया कि ईद मनाएं अपनों के साथ, लेकिन अपनों का ख्याल रखने के साथ साथ। सना फैसल को दीजिए इजाज़त, कल इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी।